चलिए फिर गुड आफ्टरनून और कमाई का अड्डा में हर्षदा, मैं और वीरेंद्र रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और सीरीज़ का पहला दिन, और अगेन वही जो हम पिछले 3-4 दिन से देखते आए हैं एक्सेप्ट वेंसडे, कि निफ्टी में दिक्कत, ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक। आज फिर वही मामला, और अब मैं कहूँगा कि मार्केट थोड़ा सा जो है वो परेशानी की स्थिति में आ रहा है। थोड़ा सा मार्केट अब आ रहा है एक मुश्किल में, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हर्षदा अब 20 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब, और यहाँ पर अगर नहीं रुके तो फिर एक करेक्शन की शायद शुरुआत हो। और प्रॉब्लम फिर वही जो हम लगातार दोहरा रहे हैं कि लार्ज कैप में अब कोई भी एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहाँ पर लीडरशिप हो। आप 4-5 बड़े स्टॉक्स देख लीजिए। थोड़ी आज रिलायंस ने कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाया। HDFC बैंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट बन गया मार्केट के लिए, जो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अब वो सबसे वीक स्टॉक बन गया है। इनफैक्ट देखिए अब इस समय 1646 पर ये स्टॉक, करीब 100 रुपये की करेक्शन यहाँ पर हो चुकी है हायर लेवल से। ये एक प्रॉब्लम का पॉइंट। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी मिड कैप इंडेक्स अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है, एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है, मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है। बस ये करेक्शन जो है निफ्टी में हुई है। तो अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसका मायने क्या है, क्या ये एक शेकआउट है या क्या ये एक स्टार्ट ऑफ द करेक्शन है। वो तो हमें बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए कहना थोड़ा मुश्किल ही है। अब अनुज, लेकिन आज के लिए फिर क्लोजिंग के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? कंसिडरिंग आपने खुद मेंशन किया वो 20 डीएमए के हम काफी करीब हैं, उसको रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है अगर यहां से होप बरकरार रखना है तेजी का। बिल्कुल 19,555 के करीब हर्षदा वो आंकड़ा आता है। 19,513 जो था वो हमारा सुबह का एक स्टॉप लॉस भी था डे ट्रेडर्स के लिए। और अगर आप एग्जैक्ट लेवल पूछ रहे हैं तो 19,555 पे 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस है, और 19,513 पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। तो जो सिंपल फॉलो करते हैं या जो एक्सपोनेंशियल मूविंग को फॉलो करते हैं, दोनों आसपास ही हैं करीब। आज अगर हम इसके नीचे बंद हो गए 19,600 के, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर, या 19,550 के, तो वो एक नेगेटिव क्लोज होगी मेरे ख्याल से। हालांकि अभी भी मैं मार्केट को, पता नहीं क्यों मेरा एक, या तो मैं अंदर से बुलिश हूँ इसके लिए, अभी भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये कोई मार्केट की बहुत शार्प करेक्शन है। देखिए मार्केट की जो करेक्शन होती है ना, वो नॉर्मली मिड कैप से शुरू होती है और बाद में लार्ज कैप पे स्प्रेड होती है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट में, और तब तक निफ्टी ठीक रहता है और फिर मिड कैप गिरते हैं। उल्टा मैंने बहुत कम बार देखा है कि निफ्टी लगातार कमजोर हो रहा है और मिड कैप पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब ये तो बहुत रेयर है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके लिए मैं, जब तक ब्रेथ खराब नहीं होती ना, जब तक 3-4 दिन ऐसे हो जाए ना जिसमें ब्रेथ 1:3, 1:4 पे बंद हो रही है, तब मुझे लगा कि मार्केट खराब हुआ है। मेरा मानना यह है कि ये मुझे लग रहा है कि शायद वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है यहाँ से मार्केट से, और मार्केट इवेंचुअली फिर टेक ऑफ करेगा फिर से। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी भी 45,100, 45,200 जो हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था उसको डिफेंड कर रहे हैं हम। इसीलिए हमने स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप रखा था यहाँ पर 45,100 का। लेकिन हाँ, 45,100 के नीचे अगर क्लोज आने लगेगी तो फिर मैं कहूँगा कि ये रैली फिर खत्म हो रही है। जैसा मैं कह रहा था, प्रॉब्लम क्या है, मार्केट की लीडरशिप नहीं है। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो चल रहा और टिक पा रहा हो। सुबह रिलायंस ने कोशिश की चलने की, लेकिन वो फिर आप देखिए तो अब फिर ऑलमोस्ट डे लो पर तो नहीं है, लेकिन डे हाई से काफी नीचे आ गया। HDFC बैंक लगातार वीक रहा है, तो ये थोड़ी सी मार्केट के लिए दिक्कत की बात बनी हुई है। या तो फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करें, निफ्टी को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं। तो ये वैसा बाजार हो गया कि इंडेक्स के बजाय आप स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा ध्यान दें और वहां पर ज्यादा एक्शन ब्रॉडर मार्केट में ऑफकोर्स देखने को मिल रहा है। वीरू, आफ्टरनून, पहला सत्र इस नई सीरीज का किस पर ध्यान है? हर्षदा, एक दो स्पेस जो कि थोड़ा ट्रबल नजर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून पहले तो हर्षदा, अनुज गुड आफ्टरनून। और जो ट्रबल नजर आ रहे हैं उसमें बैंक्स हैं और आईटी हैं। मैं मोटे तौर पे आज बैंक्स में इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेदर इट्स अ PSU बैंक और प्राइवेट बैंक, शॉर्टिंग सब जगह विजिबल है, और आईटी में भी दिग्गजों में। मैं शुरुआत करूंगा बैंक्स में एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, PNB, इन सभी में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइडेशन हुआ है। और जैसे कि अनुज ने टिप्पणी भी की, सिंस यहाँ पे 20 डे में वॉलेट भी हो गया, वो जो लगभग 45,313 का क्लस्टर था, तो उसके बाद थोड़ा सा पेन बढ़ रहा है यहाँ पर, शॉर्टिंग थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा विजिबल है। उसके बाद आईटी में इन्फोसिस, TCS दोनों में काफ़ी शॉर्टिंग है, 3%, 2.5% दोनों में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो ये दो स्पेस जहाँ पे शॉर्टिंग विजिबल है आज। रियलिटी में आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में डेल्टा कॉर्प में एक सब्सटेंशियल ओआईडिशन हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में काफ़ी अच्छा ओआईडिशन दिखा गया। डेल्टा कॉर्प में आपको काफ़ी सब्सटेंशियल ओआईडिशन दिखाई जाएगा। पावर स्पेस में टाटा पावर, एनटीपीसी का ट्रेड सुबह पिक भी किया गया था, लगभग 2.5% और करीब 6.5% का बिल्डअप है।
और एफएमसीजी बास्केट में मैरिको, मेरे ख्याल से आज सीएनबीसी आवाज का पहला ट्रेड था प्रकाश सर का, और 15% को एडिशन, ब्रिटानिया में करीब 12%, कोलगेट में करीब 10% का बिल्डअप और यूबीएल में करीब 10% का बिल्डअप है। एफएमसीजी में इन 4-5 स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल बाइंग दिखी गई है, एंड स्पेशली कोलपाल और मेरिको। अनुज। बिल्कुल, और आज कुछ टॉप गेनर्स में फिर कुछ फार्मा नेम्स। आज जिसने बाजी मारी है वो है इप्का लैब्स इस समय डी हाई पर। और एक और चीज़ हो रही है आज, दो स्टॉक्स लेकर आते हैं, कैनफिन होम्स और LIC हाउसिंग। हर्षिता, मेरे ख्याल से आज क्या हो रहा है, अब पिछले कई दिनों से कैनफिन होम्स में लगातार डी रेटिंग देख रहे हैं, जो उन्होंने डिस्कस भी किया था। अब शायद थोड़ा पैसा मूव हो रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्लस ये होम फाइनेंस का पैसा अगर कैनफिन से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, तो LIC हाउसिंग में जा रहा है। लेकिन कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और उसके बाद फिर पैनल को इंट्रोड्यूस। जो आप मेंशन कर रहे थे अनुज की फार्मा कंपनियों में इस आज के दिन फिर से तेजी बनती दिखाई दे रही है, उनमें से कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सिप्ला जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा चलिए, लूजर्स कंसिडरिंग मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है, वो पहले स्क्रीन पर आ रहे हैं। मारुति के नतीजे सोमवार को आएंगे, उससे पहले 1.5% नीचे। टाटा मोटर्स में कुछ करेक्शन, टेक्नोलॉजी वीरू मेंशन कर रहे थे, HCL टेक का सॉफ्टर नोट पर, और बजाज फिनसर्व आज करीब 1.5 से 2% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो काउंटर्स है जहां पर दबाव है। डॉक्टर लाल, ग्लेनमार्क फार्मा, लॉरिस जैसे काउंटर्स में हमने देखा है कुछ सेल साइड की पोजीशन, और संवर्धन मदरसन सुबह से ही कमजोर है, 3-3.25% तक का करेक्शन यहां पर देखने को मिला है। जहां पर सुबह में ही वो अपडेट हम आपको दे भी रहे थे कि फोक्सवैगन, जिससे कंपनी करीब 21% अपना रेवेन्यू कमाती है, उन्होंने अपना फोरकास्ट दरअसल डिलीवरीज का कुछ कम किया है। उसके बाद संवर्धन मदरसन में दबाव बनता हुआ। लेकिन पावर कंपनियों में पावर ग्रिड सबसे आगे, इनफैक्ट एक लंबी लिस्ट है, पावर ग्रिड, टाटा पावर, NTPC जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। M&M कल के करेक्शन के बाद एक पुल बैक दिखाता हुआ। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा मूव, और टाटा केमिकल्स में आज हम देख रहे हैं डिसेंट खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के दिन कुछ तेजी और मंदी के दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, हमारे जानकार एकदम तैयार हैं आपकी मदद के लिए। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे ICICI सिक्योरिटीज के पंकज पांडे से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हर रोज की तरह प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, इसके अलावा अमित सेठ और कविता जैन हमारा साथ देने वाले हैं। 2:20 पर श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स के बाद एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवंकर हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:30 बजे फिर फोकस में आएंगे NTPC और मारुति। NTPC के नतीजे कल है, मारुति के सोमवार को। सुमित इस पर एक अपडेट देंगे। 2:40 पर चार का चौका होगा, कविता बताएंगी सस्ता ऑप्शन, राजेश बताएंगे FNO का सुपरस्टार, मानस से लेंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा के लिए पंकज पांडे हैं। फिर 2:45 पर हम बात करेंगे टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट से। कंपनी के MD और CEO सुनील डिसूजा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में नोवामा एसेट मैनेजमेंट के हेड ऑफ इक्विटीज अजय वोरा को जोड़ेंगे, और फिर नजरें रहेंगी BTST ट्रेड्स पर और साथ ही साथ क्लोजिंग पर भी। ओके, चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि निफ्टी अब एक बार फिर कोशिश कर रहा है 19,600 के ऊपर आने के लिए, और मिड कैप इंडेक्स में अब अच्छा ट्रैक्शन। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय, बाय या सेल? बाय बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टी। और स्टॉक जो मैंने चुना है उसमें सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है, और वो है पेट्रोनेट LNG। बढ़िया लगता है स्टॉक मुझे। एक ब्रेकआउट मिला है 226 के आसपास, इसका जो टेक्निकल टारगेट है 235 का है, मुझे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होगा 227, पेट्रोनेट LNG। यस, अब बाय। ओके, 235 के लिए एक मौका तेजी का। आज स्टॉक 2% ऊपर है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, कमेंस में खरीदारी करनी है। अगर कमेंस का पैटर्न देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 1950 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल था कमेंस पे, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1924, माफ करिएगा, 1924 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2,000 रुपए के टारगेट सेट करेंगे स्टॉक में। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। कमेंस का जो 1960 का कॉल ऑप्शन है 78 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 64 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। 1960 की कॉल 78 पे ट्रेड कर रही है अगस्त की CE, इस पर भी एक विकल्प दिया है मानस ने, आप ये भी ले सकते हैं। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन देखिए, नजर है LIC हाउसिंग पे। पहले भी इस पे बात हुई थी, 410 415 ये इसका पहला टारगेट का रेंज था। तो जो टारगेट है हमें थोड़ा अपग्रेड करना है, स्टॉप लॉस को भी हम चेंज करेंगे।
जो नया स्टॉप लॉस होगा, देखिए अभी जो नए सपोर्ट दिख रहे हैं, नए जो सपोर्ट दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्ली चार्ट, दैट इज 410. सो वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस एट 400, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा चैनल का अपर रेजिस्टेंस जो आता है करीबन करीबन 428 से 435 के रेंज में. तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इज अ बाय. फाइनेंस इज अ बाय. कविता जी, गुड आफ्टरनून. कविता जी बताइए आपकी ट्रेड. Very good afternoon, Anuj. Good afternoon, everyone. So trade is on GAIL, Gas Authority of India. एक अच्छी मोमेंटम पिछले 2 या 3 दिन से हम इसमें काउंटर में बनते हुए देख रहे हैं. मुझे लग रहा है अंटिल ये काउंटर अपने लेवल 115 को संभाले हुए है, यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट रखना चाहिए. इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 122 आते हुए दिखेगा. सो 115 के स्टॉप लॉस के साथ 122 के टारगेट्स के लिए गेल पर बाय ट्रेड. फिलहाल 122 की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा गेल. बाय साइड का ट्रेड कविता की तरफ से आया है. अब हमारे साथ फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए पंकज पांडे भी जुड़ गए. पंकज, गुड आफ्टरनून. थोड़ा सा मार्केट एक ब्रीदर लेता हुआ, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी? डिप्स पर खरीदारी वाला मार्केट है या फिर थोड़ा सा संभलना चाहिए, कंसिडरिंग 1 महीने 2% भागने के बाद अगर निफ्टी विराम ले रहा है तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? Hi, good afternoon. Thanks for having me. I think मार्केट में BCR साइकोलॉजिकल लेवल के पास में एक थोड़ा नर्वसनेस देखी गई है. मार्केट थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन में चला गया था. तो आई थिंक थोड़ा एक नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कंसोलिडेशन हमें लगता है कि बिल्कुल पैन आउट होगा. एंड प्रॉब्ली कंसोलिडेशन का रेंज 19,400 से करीब 20,000 हो सकता है. एंड इस दौरान आपके स्टॉक स्पेसिफिक मूव चलते रहेंगे जैसे अभी भी चल रहे हैं. एंड आई थिंक ये मार्केट में हमें लगता है कि अगर कुछ करेक्शन आता है तो वो इंक्रीमेंटल बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है. बिकॉज हमें लगता है कि ओवर टुवर्ड द ईयर एंड ओवरऑल अर्निंग ट्रेजेक्टरी सारे सेक्टर्स की अच्छी है. तो करीब 21,400 का जो हमारा टारगेट है वो हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं. अच्छी चीज ये है कि मार्केट में अच्छा सेक्टर रोटेशन हो रहा है. तो काफी सारे इग्नोर्ड या अंडर परफॉर्मिंग जो सेक्टर्स थे वहां से नंबर्स थोड़े बेटर आ रहे हैं, और उसकी वजह से ओवरऑल हमने देखा है कि मार्केट में जो ब्रेथ है वो बेटर है. एंड आई थिंक क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये काफी हेल्दी ट्रेंड है मार्केट के लिए. एंड हमें लगता है कि जो भी करेक्शन आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा एंड वो एक इंक्रीमेंटल बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा जाना चाहिए. एंड आई थिंक ओवरऑल बुलिश बायस मार्केट में मेंटेन करके रखना चाहिए. ओके पंकज, गुड आफ्टरनून. एक स्पेस पर आपका व्यू चाहिए था. जो रिसेंटली कैनफिन होम्स में हुआ उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस हिला है यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर, और थोड़ा पैसा अब शायद LIC हाउसिंग में मूव कर रहा है. यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? सो देखिए, जो एक फ्रॉड के नंबर्स आए थे 38 करोड़, आई थिंक वो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है. हमारे हिसाब से 2-3% का ही करेक्शन वारंटेड था, बट करेक्शन ज्यादा हुआ है. एंड आई थिंक मार्केट में देखा गया अगर कोई भी कंपनी में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव आता है और स्टॉक चला हुआ होता है तो उसमें जो पनिशमेंट आती है वो काफी एग्रेसिव आती है. अदरवाइज ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेगमेंट हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है. कैनफिन फॉर्म्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. एंड आई थिंक जो भी करेक्शन देखा गया है मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है ओवरऑल. क्योंकि इसमें मैनेजमेंट चेंज है तो आई थिंक आगे जाके एक ग्रोथ पाथ को भी देखना पड़ेगा. बट इन जनरल आई डोंट सी मच ऑफ अलार्म जितना आपने प्राइसेस में करेक्शन देखा है. ओके, कैनफिन होम्स एक ट्रबल स्टॉक की बात यहाँ पे की अनुज ने. और अब एक स्टॉक और लेके आते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रबल फेज से गुजर रहा है, और वो है डिक्सन. दरअसल इसमें एक वर्टिकल राइज था. 15 मई को इसका भाव था करीब 2959 रुपये. जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा 3 महीने के. और 2959 से मात्र 21 जून तक इसने 4700 तक का सफर तय किया. अब इसमें कुछ पेन है. 4036. आपकी राय यहाँ पे क्या होगी? माइनस आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट किया और स्क्रीन पे 2010 का नेगेटिव क्रॉसओवर विजिबल है. आपकी अप्रोच इस स्टॉक को लेकर कोई ट्रेड व्यू है यहाँ पे क्या? और जो पोजिशनली लॉन्ग हैं उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा. देखिए यहाँ पर आप अगर हम डेली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वो ट्रेंड नेगेटिव लगता है. लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखते हैं. और अगर ये 3950 के नीचे गया तो फिर आपको 200 डे मूविंग एवरेज भी बहुत ही जल्द टेस्ट होते दिखेंगे, जो मेरे ख्याल से 37 मिनट के आसपास हैं. तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 3950 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए.
और फ्रेश खरीदारी अब तभी करें जब 4200 के ऊपर 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकले। जी और पहले दिन अगर आप इसके ओ एडिशंस को देखें तो सब्सटेंशियल ओ एडिशन है, तो शॉर्टिंग इसमें थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा इस स्टॉक को लेकर मैंने एक अलर्ट हल्का सा रखा है। और अभी और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे पेन बढ़ रहा है उसमें एक बार एनबीएफसी स्पेस में एमएनएम फाइनेंस लेके आइएगा। ये भी स्क्रीन पर 309 पर डे की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। जस्ट वो स्टॉक्स जो कि कुछ क्रिटिकल एवरेजेस वॉलेट कर रहे हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। राजेश सतपुते जी, यहाँ पर भी लगभग एक महीने में जुलाई सेकेंड हाफ में पेन काफ़ी रहा, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ से ही, और फाइनली अब ये वो तोड़ रहा है लेवल जो इसने अप्रैल महीने में तोड़ा था एक बार 50-डे मा। आपका व्यू इस पे क्या है? और कल भी गिरावट काफ़ी थी और आज भी काफ़ी हैवी सेलिंग है इसमें। वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर के देखें तो स्ट्रक्चर वीक है और इनफैक्ट मैं यही कहूंगा कि आज एक्सपायरी के पहले दिन यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो 310 के नीचे अगर ये जाता है जिस तरह से ये ट्रेड हो रहा है, दैट इज अ 50 DA में, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो करीबन 290 तक का बनेगा। तो जो करेक्शन है या आप कह सकते हैं जो सेलिंग है, वीकनेस है, मुझे लगता है 290 तक होगी एमएनएम फाइनेंस में। तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है क्योंकि 310 वायलेट हुआ है। 315 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बेचना है। इमीडिएट सपोर्ट 290 ये आपका पहला टारगेट होगा। तो ये सेल साइड का ट्रेड 290 आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा। अच्छा, इस बीच नतीजे इसी कंपनी के आ गए हैं, एमएनएम फाइनेंशियल, और कंसोलिडेटेड आय में हम देख रहे हैं इजाफा 2902 करोड़ से बढ़कर 3583 करोड़ का फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। प्रॉफिट के फ्रंट पर भी कुछ बढ़त ही देखने को मिल रही है, 240 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा आया है 362 करोड़ के आसपास। तो नंबर्स जो फौरी तौर पर आपके सामने आए हैं उसमें इजाफा है। ब्याज से आय देखिएगा, ब्याज से आय में इजाफा है हल्का सा, 1714 करोड़ से बढ़कर ये नंबर जो आया है 1772 करोड़ के आसपास तक का। लेकिन ध्यान रहे जो प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जो TV18 पोल था वो 500 करोड़ के ऊपर का था, उसके सामने 300-350 करोड़ का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। तो उस लिहाज से एक हल्का सा आपको मिस ज़रूर दिखाई देगा। और वैसे भी आज हमने देखा है अंडरटोन जो इन फाइनेंशियल काउंटर्स एनबीएफसीज के साथ है वो नेगेटिव चल रहा है। स्टॉक अब और फिसलता हुआ 304 के लेवल्स आ चुके हैं यहाँ पर। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन एनबीएफसीज पर? और लार्जली जो वीकनेस बैंक्स में हमने देखी है कल और आज में काफी बढ़ गई है। तो देखिए, बैंक्स में जो नियर टर्म वीकनेस है वो एक तो कंपैरिजन होता है Q4 वर्सेस Q1 का। Q4 जनरली बैंक्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, इन जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। Q1 रिलेटिवली वीक होता है। एंड आई थिंक बाकी जितने भी आप मेजर बैंक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक NIM में थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी वाइज मोस्ट ऑफ द बैंक्स या एनबीएफसी ऐसा कोई किसी में बड़ा चैलेंज देखा नहीं गया है। आई थिंक जो एक क्रूशियल नंबर देखने वाली बात होती है वो आरओएज। तो आरओएज में अगर आप देखेंगे कुछ बैंक्स के, पीएसयू बैंक्स के आरओएज 1% के ऊपर आए हैं। आई थिंक वो एक हेल्दी साइन है। तो इन जनरल बैंकिंग के नतीजों के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव टर्नआउट हुआ है। हालांकि जिस हिसाब से प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है तो थोड़ा एक प्रॉफिट टेकिंग या साइडवेज मूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल लगता है। अदरवाइज आई थिंक नेक्स्ट 2 इयर्स के आउटलुक के हिसाब से देखें तो इन जनरल में कोई नेगेटिव नहीं लगे। इनफैक्ट सम ऑफ द एनबीएफसीज व्हिच वी आर लाइकिंग इज श्रीराम फाइनेंस, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2250 का है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगा, सीवी स्पेशली बोथ न्यू एंड यूज सीवी में आपका डिमांड अच्छा रहेगा। एंड उसकी वजह से जो इसका क्रेडिट ग्रोथ है, क्योंकि इसके बुक का करीब 78% सीवी साइड से आता है। तो आई थिंक ओवरऑल हमें लगता है कि बैंक्स प्लस एनबीएफसी इन जनरल अच्छे स्पॉट में है। नियर टर्म वीकनेस बिल्कुल हो सकती है, बट वी डोंट सी एनी स्ट्रक्चरल वीकनेस। तो बैंकों में अगर आपने नई खरीदारी करनी है, आप किसके साथ जाएंगे? क्या टॉपिक रहेगा आपका इस समय? आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2050 का है, वो अभी भी हमें अच्छा लगता है। देन आई थिंक एक्सिस बैंक, ओवरऑल नंबर्स थोड़े सॉफ्ट थे बिकॉज इनका एनआईएम का जो डिक्लाइन था करीब 12 बिप्स का, तो थोड़ा लार्जर देन एक्सपेक्टेड था। बट आई थिंक सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स अगर ओवरऑल जैसा बैंक ने गाइड किया है एक्सिस बैंक ने कि ओवरऑल इनका जो एनआईएम एक्सपेंशन होगा,
सो दैट वे आई थिंक वो उस हिसाब से वरीसम नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक एंड पीएसयू बैंक्स में एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक ये हमारे टॉपिक्स। बैंक्स में ऑफ कोर्स एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स टॉप प्रेफरेंस रहेंगे, और निजी बैंकों में एक्सिस के साथ साथ ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक आपके लिए एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। क्योंकि हम इस सेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो आपके लिए अब लेकर आते हैं श्रीराम फाइनेंस का शेयर। मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट बोलने वाली थी लेकिन श्रीराम फाइनेंस का शेयर, क्योंकि कल इसके हमने नतीजे देखे थे और यहाँ पर अगर आपको याद हो मुनाफे में करीब 25% तक की बढ़त देखने को मिली है। ब्याज से आय में 11% तक का इजाफा दर्ज किया कंपनी ने। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। अब यहाँ से आगे स्थिति क्या रहेगी वो समझना ज़रूरी है, और हमारे साथ इस समय कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। हम बात करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर से। उमेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये क्वार्टर अच्छा निकला है। ऑन ग्राउंड अगर आप हमें एक अंदाजा दे सके किस तरह के लोन्स में ज्यादा पिकअप देखने को मिल रहा है करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर? ये नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर वीक रहता है, लेकिन इस बार इकोनॉमी स्ट्रांग होने से क्या हो गया है कि क्रेडिट डिमांड भी अच्छा है और इवन रिपेमेंट भी अच्छा है। नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में वीकनेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार हमको नहीं हुआ और ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। बहुत अर्बन रूरल पिकअप हो गया है डिमांड में, और एमएसएमई गोल्ड ज्यादा डिमांड देखने के लिए मिल रहा है। पैसेंजर व्हीकल का भी डिमांड बहुत बढ़ गया है। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल लोगों का एक मूवमेंट, कंजम्पशन सब अच्छा लग रहा है। सो हो सकता है कि दिस इज द इंडिकेशन फॉर नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, तो जैसे कि आप टिप्पणी कर रहे हैं सर कि अमूमन जो क्वार्टर एक सुस्त क्वार्टर होता था वो भी स्ट्रॉन्ग गुजरा। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड, गोल्ड लोन, पैसेंजर व्हीकल, एमएसएमई सब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैं आपके नंबर्स को जब पढ़ रहा था सर, 2-3 चीज़ें बारीकी से नजर आई। आपने इस क्वार्टर में एक सीरियस एफर्ट किया है अपने एनआईएम्स को मेंटेन करने का। आपने क्या किया है? आपने बैंक लोन्स सब्सटेंशियली कम लिए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 150 से 160 बेसिस पॉइंट। आपने फोकस किया है पब्लिक डिपॉजिट्स पर। क्या ये सही है? और इससे आपका जो अप्रोक्स कॉस्ट ऑफ फंड है वो कितना कम आया नीचे, और क्या ये अगले 3 क्वार्टर्स में भी जारी रहेगा, और इससे एनआईएम्स में कितना पुश मिलेगा आपको? आपने ठीक ही कहा, हमने डिपॉजिट में ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अब एवरेज कूपन रेट हमारा डिपॉजिट में सब टेनर आप देखे तो अराउंड 8.07 है। सो इट इज द लोवेस्ट कॉस्ट अमंग ऑल अवर बोरोइंग, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अभी ये डिपॉजिट ग्रोथ हमको लगता है कि अगले 3 क्वार्टर में भी सेम अराउंड 25 to 27% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमको देखने के लिए मिलेगा। सो डिपॉजिट में हमारा फोकस रहेगा, और बाकी लायबिलिटी साइड बोरोइंग में भी हमने सिक्योरिटाइजेशन भी थोड़ा ज्यादा किया है ये क्वार्टर में। वो भी थोड़ा कम इंटरेस्ट में, कम रेट में मिल जाता है। और बाकी एक हमारा विचार है कि ईसीबी लोन्स भी हमने किया है, इंस्टेड ऑफ बॉन्ड वी हैव डन द लोन्स, वो भी थोड़ा कम रेट में हमको मिला है। सो ओवरऑल हमारा प्लान ये है कि लायबिलिटी कॉस्ट इंक्रीज हम थोड़ा कम रखे। अभी लास्ट ईयर थ्रू आउट अराउंड 150 बेसिस पॉइंट रेपो रेट ज्यादा हो गया था, उसका वो ट्रांसमिशन बैंक का अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में बैंक से हमको हो रहा था, इसलिए हमने बैंक में फोकस कम किया है, बाकी लायबिलिटी में ज्यादा किया। ओके अच्छा सर, जैसे कि आपने हर्षदा के पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि क्रेडिट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, रीपेमेंट्स अच्छी रही एक ऐसे क्वार्टर में जो कि काफ़ी सीजनली वीक रहता है। ये बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल जीएनपीएस और एनपीएस की जो रेशोज हैं, स्पेशली जीएनपीएस जो स्टिल 6% के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये कहाँ तक ट्रिम डाउन हो सकता है? एसेट क्वालिटी पे आपका व्यू? देखिए, हमारा 18 मंथ्स बैक आप देखें तो वी वर एट अराउंड 8% जीएनपीए। From 8% every quarter there is improvement, क्योंकि post COVID recovery is really helping us. Economy is very strong and vehicle demand भी अच्छा है, so
वी फील दैट दिस विल कंटिन्यू, अभी आगे 2-3 क्वार्टर में भी इंप्रूव होना चाहिए. We are at 6.03 GNPA. We should come below 6 and maybe further 20-25 basis point का स्कोप तो लग रहा है. हम नेट एनपीए भी हमारा 2.96 में है. That also come down substantially in the next 3 quarters. So by the year end, we would like to progress. So what is important here is credit cost. अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट 1.62 में आया है. So historically हम देखें तो it's around 2%. So from 2% bringing down to 1.62 itself is a good achievement. So if you are able to maintain at this level, a credit cost का level हम maintain किया तो अगले 3 quarters में there will be a substantial improvement in the profitability. उमेश जी, न्यू कमर्शियल व्हीकल्स की फाइनेंसिंग वर्सेस ओल्ड सीवी की फाइनेंसिंग में क्या अंतर आप देख रहे हैं इस समय? डिमांड क्या नई सीवीज की तरफ बढ़ी है? नॉर्मली क्या होता है, ईयर एंड में फरवरी मार्च में, स्पेशली मार्च, नया व्हीकल का डिमांड आ जाता है. तो हमारा बहुत सारे कस्टमर ने अपग्रेड किया है नया गाड़ी के लिए. वो अप्रैल में भी फ्लो रहता है क्योंकि सप्लाई का चैलेंजेस रहता है व्हीकल का. इसलिए मार्च अप्रैल में थोड़ा न्यू व्हीकल का ट्रेंड रहता है. उसका वजह से थोड़ा यील्ड हमारा इस क्वार्टर में कम हो गया है. लेकिन जाते जाते आगे फोकस विल बी मोर ऑन यूज्ड व्हीकल. एंड एज द रूरल इकोनॉमी कैसा पिकअप होता है पोस्ट मानसून, ऑटोमेटिकली यूज्ड व्हीकल एंड फार्म इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ते जाता है. मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है एमएसएमई को लेकर, क्योंकि आपसे जब पिछली बारी बात हुई थी, जब आपका Q1 का अपडेट आया था, आपने कहा था एमएसएमई कुड बी द ड्राइवर ऑफ बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड. तो FY24 के लिए आपने रफली क्या नंबर गणित बिठाया है कि किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? किस तरह के लोन्स आप बांटेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? एमएसएमई में हमने अभी ट्रेडिशनली हमारा टच एंड फील विद ब्रांच रीच हम एमएसएमई लेंडिंग करते थे, वो कंटिन्यू रहेगा. हमारा फोकस पिछले 20 साल में हम डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन फोकस ज्यादा साउथ इंडिया में था. अभी ऑल इंडिया पोस्ट मर्जर वी आर टेकिंग इट टू ऑल इंडिया. So definitely the growth rate will be much higher in MSME. We should be growing more than 20 to 25% growth year on year in MSME. हम दूसरा एक ये भी प्लान भी रेडी किया है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. अभी पेटीएम के साथ हमारा टाइप हो गया है. पेटीएम उनका आप देखे तो अराउंड 75 लाख मर्चेंट्स और पेटीएम का पेमेंट प्लेटफॉर्म में है. उनका 1 साल से ऊपर क्रेडिट हिस्ट्री है. उनको ऊपर हम वहां पे थोड़ा लेंडिंग, डिजिटल लेंडिंग का एक प्रयास कर रहे हैं. वो अभी 1 क्वार्टर में पहला शुरू हो जाएगा और स्लोली वील बिल्ड इट. ऐसे नहीं कि हम रश कर रहे हैं वहां. नेक्स्ट 3 इयर्स में स्लोली हम बिल्डअप करने का प्लान है. हम दूसरा पेमेंट गेटवे से भी बात कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि वी आर ओनली एक्सक्लूसिव विद पेटीएम, ऐसे नहीं है. बाकी पेमेंट गेटवे और से भी हम बात करेंगे इसके बारे में. ओके रेवांका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए. तो ये बात हो गई श्रीराम फाइनेंस की. मार्केट में इस समय थोड़ी सी रिकवरी, फिर से 19,600 के पार इस समय. रूट मोबाइल्स के नंबर आए थे वैसे बाय द वे, और नंबर्स मुझे एक्चुअली प्रॉफिट पे शायद थोड़ा सा नंबर ख़राब था. सेल्स ठीक ठाक है, अच्छा प्रॉफिट भी ठीक ठाक है. 70 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और सेल्स भी बढ़ी है. स्टॉक ऑफ कोर्स न्यूज़ में रहा है क्योंकि प्रमोटर्स ने पूरी हिस्सेदारी बेची थी यहाँ पर इसके लिए. लेकिन उसके अलावा आज कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहे हैं उनमें इंटेलेक्ट डिज़ाइन शानदार टॉप गेनर है आज का. ये अब एफएनओ में है नहीं स्टॉक. गाबा सर, इस पर एक चार्ट चेक हो जाए क्योंकि अब एफएनओ में नहीं है ये, लेकिन काफ़ी एक्टिव स्टॉक आज 16% ऊपर. इंटेलेक्ट डिज़ाइन मुझे लगता है ये अपमूव मिलना चाहिए, अच्छा अपमूव मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार ने करीब 9 ट्रेडिंग डेज का एंगल्फ कर दिया. 670 पर ट्रेड कर रहा है, ये 700 तो पार कर ही लेगा. मुझे लगता है हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में, शायद 750 भी चला जाए. तो एक मूव तो शुरू हुआ है. एफएनओ में ना हो लेकिन डिलीवरी में लगता है चलना चाहिए. हाँ, स्टॉप लगाएंगे 620 का इंटेलेक्ट पर, तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए, अच्छा अपमूव मिलना चाहिए. ओके, अच्छा अपमूव मिलना चाहिए. चलिए एक काम करते हैं, एक बार अदानी पोर्ट्स का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार.
इनफैक्ट पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में एकदम से कुछ बाइंग शुरू हुई है। अदानी पोर्ट्स देखिए इस समय डे हाई पर और अदानी एंटरप्राइजेस भी डे हाई पर। दो नंबर्स की बात करेंगे अब हम। कल आएंगे एनटीपीसी के नंबर्स और मंडे को आएंगे मारुति के नंबर्स। सुमित से बात कर लेते हैं। अच्छा, एनटीपीसी के नंबर्स क्योंकि कल आ रहे हैं तो पहले एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। स्टॉक भी आज इंडेक्स का टॉप गेनर है तो टॉप ऑफ द माइंड भी है। सुमित क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर, सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी, दोनों अपने नंबर्स पोस्ट करने वाली है। और पहले एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी के केस में एक बजिंग स्टॉक है, बढ़िया तेजी दिखा के बैठा है, तो उसके ऊपर अब ये नंबर आने जा रहे हैं। रेवेन्यूज करीब 41,800 करोड़, 38,350 करोड़ रुपए के सामने रेवेन्यू का नंबर आएगा। 8-8.5% की बढ़त इस तिमाही में देखने को मिल सकती है। इबीटा 11,200 करोड़, 9,082 करोड़ रुपए के इबीटा के सामने नंबर आएगा। 23% की बढ़त यहां देखने को मिलेगी। मार्जिन फ्रंट पे 26-26.5 रादर 27% के आसपास के मार्जिन होंगे। 23% के सामने मार्जिन आएंगे। और कंपनी के मुनाफे फ्रंट पर भी 4300 करोड़ का एक आंकड़ा होगा, जो कि 3674 करोड़ रुपए के सामने वाई बेसिस पर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। 2-3 चीजें हैं, क्योंकि कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी बड़ा फोकस दिया है, थ्रस्ट दिया है, तो रिन्यूएबल स्पेस के ऊपर कंपनी क्या आगे एक्सपेंशन प्लान कर रही है। दूसरा, इस आर्म को एक बेचने की बातचीत भी थी या फिर यहाँ पर स्टेक ऑफलोड करने की बातचीत भी थी, उसको लेकर क्या कमेंट्री आती है, वो पार्ट क्रूशियल है। मार्जिन एक्सपेंशन है, क्योंकि जो कोल के प्राइसेस हैं वो नीचे आए हैं, तो वो पार्ट कंपनी के लिए कितना आगे और कारगर रहेगा, और ये मार्जिन के जो ट्रेजेक्ट्री है क्या Q2 में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, इसके ऊपर बाजार कुछ बातचीत सुनना चाहेगा। नई कैपेसिटीज एडिशन किस तरह की है, स्पेशली ग्रीन पावर स्पेस को लेकर, वो भी एक क्रूशल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने कि अभी ग्रीन एनर्जी में नए ऑर्डर डिस्पेंस किए, उसमें एनटीपीसी का भी नाम है। तो नई कैपेसिटी एडिशन किस तरह की है, ट्रांसमिशन बिजनेस कैसे कामकाज कर रहा है, ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन एक अच्छे नंबर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है एनटीपीसी के केस में। ओके, अच्छे नंबर्स एनटीपीसी से एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। पंकज, एनटीपीसी पर क्या व्यू रखेंगे आप? इनफैक्ट पूरे पावर सेक्टर में काफ़ी हलचल है और एनटीपीसी ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल अनुज जी, आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें ये काफी टाइम से इग्नोर्ड सेक्टर है, बट आई थिंक काफी सारी चीजें इस सेक्टर में स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हो रही हैं। नाउ एनटीपीसी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो थर्मल रेगुलेटेड असेट होता है, तो वहां पे आपके आरओई फिक्स होते हैं, तो आपके जो टॉप लाइन बॉटम लाइन के नंबर ज्यादा मैटर नहीं करते हैं उस हिसाब से। एंड आई थिंक अच्छी चीज ये है कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जी साइड में जाते हैं तो कंपनी काफी टाइम से बात कर रही है कि वो एक नया इन्वेस्टर लेके आएंगे। आई थिंक वहां पे एक प्राइस डिस्कवरी के चांसेस हैं, हालांकि ये काफी टाइम से पेंडिंग है, अभी तक हुआ नहीं है। बट रिन्यूएबल एनर्जी साइड में अगर आप देखेंगे तो काफी चीजें बदल सकती हैं, जैसे कि आपकी ओवरऑल पावर डिमांड तो 6-7% से ग्रो करती ही है, बट अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ पुश करते हैं तो देन पावर का डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। बिकॉज अगर आपको 1 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है तो करीब 20 से 25 हजार मेगावाट का आपको पावर कैपेसिटी चाहिए होता है। एंड टिपिकली सरकार 5 मिलियन टन का बात कर रहा है, तो काफी और आपकी जो पावर की कैपेसिटी करीब 4,60,000 मेगावाट है, तो दैट वे आई थिंक काफी सेक्टर अट्रैक्टिव होता जाता है। एंड देन आई थिंक स्मार्ट मीटरिंग साइड में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, तो ओवरऑल ये वैल्यू चेन थोड़ा सुधरता हुआ लग रहा है। एंड अगर कोई बड़ी कंपनी देखी जा सकती तो मेरे हिसाब से वो एनटीपीसी होनी चाहिए। ये 1.2-1.3 टाइम बुक पे ट्रेड कर रही है, तो कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव वैल्यूएशन भी नहीं है। सो दैट वे आई थिंक ये एक काफी टाइम के बाद में स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। हमें लगता है कि जिस हिसाब से चीजें बदल रही हैं, अगर डेवलपमेंट और स्ट्रांग होते हैं ग्रीन हाइड्रोजन साइड में, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ही थ्रू आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, तो दैट वे आई थिंक ये स्टॉक फिर फोरफ्रंट पे आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक इज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, प्रॉब्ली ये आगे समय भी करता रहेगा एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। परफॉर्मेंस जारी रहेगा। अब देखते हैं नंबर्स कितना डिलीवर करते हैं। अमित सेठ हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आफ्टरनून। पहले तो एनटीपीसी पर एक फटाफट से टेक चेक, अहेड ऑफ नंबर्स क्या पोजीशनिंग कुछ होनी चाहिए? और डेफिनेटली हर्षिता मैम, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, लेकिन हमने स्टॉक में काफी शार्प रनअप देखा है, तो नई पोजीशंस के लिए तो नहीं एडवाइस करूंगा। पोजिशनली टारगेट्स 220 के बनते हैं, अगर किसी की भी पोजीशन है तो 203 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ये बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर का स्टॉक है, जब भी कोई मीनिंगफुल डिप टुवर्ड्स मूविंग एवरेजेस मिले तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है जी। और आपका पिक क्या रहेगा इस घंटे का? जी,
मैम इस घंटे का मेरा टॉपिक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। इसमें प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पिछले 8-10 कैंडल्स में हमने देखा 8-10 सत्रों में कि इसने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया अपने 10 और 20 डेमा के आसपास, और आज का जो प्राइस एक्शन है डेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और एक हम स्ट्रॉन्ग अपटिक कैंडल इसमें देख रहे हैं। तो मोमेंटम इंट्राडे एंड ऑल्सो फॉर पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 5240 का, और लगभग मेरे टारगेट्स रहेंगे 5400 के अपोलो हॉस्पिटल में। के लिए एक मौका अपोलो हॉस्पिटल में तेजी का आप लेके चल रहे हैं, और एनटीपीसी पर हम एक व्यू ले ही चुके हैं। चलिए बात करते हैं मारुति की। मारुति ऑफ कोर्स सोमवार को नतीजे पेश करेगा। हाल ही में ऑफ कोर्स हमने देखा है 10,000 के पार निकला था ये शेयर, लेकिन नंबर्स कैसे रहेंगे और क्या फिर से वो आंकड़ा देखने को मिलेगा सुमित? 10,000 वाला। हाँ। तो नंबर्स वैसे तो बेटर हैं, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इन लाइन आप मान लीजिए लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स बिल्कुल फ्लैट रह सकते हैं। वाई वाई बेसिस पे एक अच्छा टेलविंड मिलेगा और बेहतर साइड पे नंबर इस क्वार्टर में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। जो ओवरऑल नंबर है उसमें 18-18.5% की बढ़त रहेगी कंपनी के रेवेन्यू में। मुनाफा 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। ऑब्वियसली बात है, लो बेस का बड़ा इंपैक्ट है यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 7-7.5% से बढ़ के 10.5%, और बीटा फ्रंट पर 1900 करोड़ के सामने 3200 करोड़, तो यहाँ पर भी एक लो बेस का इफेक्ट भी है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट भी है, उन दोनों का इंपैक्ट रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ 6% बढ़ के 4.98 लाख यूनिट्स। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी वाई वाई बेसिस पे एक लो बेस है, लेकिन अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ तो रहेगी ही। प्राइस हाइक किया उसका एक इंपैक्ट है, प्लस कंपनी ने जो नई गाड़ियां लॉन्च की हैं, स्पेशली लास्ट क्वार्टर में जिम्नी और बाकी गाड़ियों की सेल्स का थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट आना शुरू हो गया होगा, तो वो एक इंपैक्ट कंपनी की शायद इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा भी। नए नेक्सा स्टोर को लेके, नई लॉन्चेस को लेके, अपकमिंग कंपनी गाड़ियों की परफॉर्मेंस और फेस्टिव डिमांड, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन क्यू ऑन क्यू फ्लैट, वाई वाई बेटर नंबर। ओके, मारुति के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन आपने सुमित से सुने। अच्छा, मारुति पे क्योंकि एक व्यू लिया जा चुका है, मैं थोड़ा सा विषय को बदल रहा हूँ यहाँ पे। प्लीज़ एक बार, क्योंकि ये आवाज़ के ट्रेड्स में शामिल रहा है, एक स्टॉक लेना काफ़ी ज़रूरी है। लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स, 5308 पे ये इस वक्त दिसंबर 2021 के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे माना। पहले तो एक टेक्निकल व्यू, इट्स अ ब्रेकआउट, इट्स अ फ्लैग ब्रेकआउट। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको, और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर 5400 का, क्योंकि मैं इसके बाद एक फंडामेंटल कॉल भी लूंगा, 5400 का ऑप्शन इसको चेस करने के लिए कैसा रहेगा? तो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अब यहाँ से अगर हम बात करें तो आई थिंक 58 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपोलो हॉस्पिटल्स का अगस्त मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो 5400 वाला है। उसके जो प्राइस है वो 5400 का कॉल ऑप्शन प्राइस चल रहा है 183 रुपीज के। तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 140 रुपए के नीचे लगाने हैं। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, जो बिल्कुल लग रहा है कि शायद हमें अभी कुछ ही देर में अपोलो हॉस्पिटल से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो इस ऑप्शन के भाव 400 रुपए तक हो सकते हैं। तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस से 5400 का कॉल ऑप्शन अपोलो हॉस्पिटल्स का खरीदा जा सकता है। ओके, अच्छा एक बार जरा बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और उसके बाद बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वो लेकर आइए, क्योंकि जब जब रैली हो रही है तब तब HDFC बैंक उस रैली को पंचर कर रहा है। और इंट्राडे में देखिए 307 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन ऑन द वे डाउन। वीरू, ये एक और कारण है कि जो मुझे लग रहा है कि मार्केट में डिक्लाइन है, इसको आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए, क्योंकि ये लार्जली 1 या 2 स्टॉक से आ रही है। मतलब बैंक निफ्टी 360 पॉइंट डाउन है, इसमें 310 पॉइंट एक ही स्टॉक से है। अब ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि जब बैंक निफ्टी चलता है तो भी ऐसे चलता है, वो बात ठीक है, लेकिन ये इवन निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे ख्याल से एक आउटसाइज कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक का दिखाई देगा इसमें। अब कहने को हम इसको हो सकता है कि सिर्फ एक जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन थोड़ा देखिए 69 पॉइंट्स में से 53 पॉइंट्स भी HDFC बैंक की वजह से आ रहे हैं यहाँ पर। अनुज, ये HDFC बैंक, मतलब आज से 4 दिन पहले आप और मैं SBI और उसके आने वाले अच्छे नंबर्स, अच्छे NIMs के बारे में जब सोच रहे थे, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो फीकी पड़ी बिकॉज ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक में हमें नहीं भूलना पड़ेगा, उस पूरी प्रक्रिया से पहले 21 जून से पहले हमने करीब अनुज 1600 से करीब 1758 तक का स्विंग देखा था। ये अनकंट्रोल्ड फॉल के पीछे कारण क्या है इसका, इस HDFC लाइकली टू बी, मतलब जो कारण हो सकता है जो सुनने HDFC बैंक का इस परफॉर्मेंस का, जो सुनने में मुझे आ रहा है वीरू, कि अब जब से ये पूरा मर्ज हो गया और जिनके पास HDFC के शेयर्स थे उनको HDFC बैंक के शेयर्स मिल गए हैं,
उसमें अब जिनको एडजस्टमेंट करना है, जिनका कि अब जो वेट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो गया है, वो बेच रहे हैं, ठीक है ना। उसमें एक दो FIIs के नाम मैं सुन रहा हूँ जो लगातार बेच रहे हैं, वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन वो सारी की सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेलिंग एब्जॉर्ब होगी धीरे धीरे, और 17 या 18 तारीख के करीब वो FTSE का जो रिव्यू आना है, मुझे लग रहा है उससे पहले सारी सेलिंग एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद करीब $1 या $2 बिलियन की शायद बाइंग आनी है यहाँ पर। वो भी एक बड़ा नंबर होगा। इसमें स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप इसको नोट करें, उसके रोज़ डिलीवरी वॉल्यूम चेक करें और कोशिश करें ये पता करने की कब ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। जब ये सेलिंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहाँ से ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन तब तक क्या ये 1600 पे रुकेगा या 1550 पे रुकेगा, ये कहना फ्रैंकली बहुत टफ है। लेकिन देखिए, बॉटम तो कोई नहीं पिक कर पाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगले 3 महीने का स्टॉक जो रहेगा मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पे, वो HDFC बैंक रहेगा। तो अब इसमें अब आपको तय करना है कि अगले 50-100 रुपये गंवाने हैं या फिर आगे के 250-300 रुपये लेने हैं आपको, ये आपकी कॉल है। लेकिन ये कारण है कि जो वीकनेस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हैं, एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, सेलिंग हो रही है। जिनके पास HDFC के शेयर्स थे, अब वो बेच रहे हैं। HDFC बैंक, क्योंकि ये निफ्टी बैंक पे काफ़ी प्रेशर डाल रहा था, इसलिए एक डेडिकेटेड डिस्कशन में HDFC बैंक पे किया था। अच्छा, वो अपोलो की जो हमने कॉल ली थी, जरा वो देखिए एक बार जरा, 5322। पंकज, बहुत संक्षेप में अपोलो पे आपका व्यू, प्लस इस स्पेस ने पैसा बना के दिया है, चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो ग्लोबल हेल्थ हो, चाहे वो फोर्टिस हो। और आप देखिए ना, मैं अभी इनफैक्ट यथार्थ के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिख रहा था। QIB पोर्शन, इनका NII पोर्शन जो था वो भी करीब 17 टाइम्स, QIB पोर्शन लगभग 12 टाइम्स, 20 गुना रिटेल में सब्सक्राइब हो चुका है। आपका व्यू क्या कह रहा है अपोलो पे? नेक्स्ट टारगेट्स फॉर अपोलो, कोई व्यू है आपका यहाँ पर? अपोलो पे जो हमारा पुराना टारगेट था करीब 5440 का था, एंड ये करीब 20 टाइम EV बाय EBITDA पे अवेलेबल है। आई थिंक जब आप इसके कंपेरेबल पेयर देखते हैं, मैक्स हेल्थकेयर, आई थिंक उनका वैल्यूएशन और भी ज्यादा है। और जो आप रीसेंट में IPOs या प्राइवेट में डील देखते हैं, तो वो भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हो रही है। एंड हॉस्पिटल एज अ स्पेस अगले 14-15 साल के हिसाब से काफी एक सेकुलर ग्रोथ स्टोरी की तरह से निकल के आ रहा है, बिकॉज इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बेटर हो सकता है। जो आपके मेच्योर हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल 25 से 30% होती है। तो दैट वे आई थिंक ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव स्पॉट में है। एंड अगर कोई सेकुलर ग्रोथ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से हॉस्पिटल्स उस हिसाब से स्टैंड आउट करते हैं। एंड आई थिंक इसमें काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि सस्ते भी हैं, जैसे शैल भी है, वो सिंगल डिजिट EV बाय EBITDA पे है। तो आप डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट, आई थिंक आपको इसमें हर तरीके के स्टॉक मिल जाने वाले हैं। यू हैव चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यू हैव कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, that way I think, but we like the entire story, so hospital as a space secular growth के हिसाब से काफी अच्छा लगा। ओके, चलिए अब काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। कविता जी से लेंगे सबसे पहले सस्ता ऑप्शन। कविता जी। या अनुज जी, सो मॉर्निंग से हम देख रहे हैं इवन मेटल स्टॉक्स में एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। सो मेटल स्टॉक पर नजर है, जहां JSW स्टील इज लुकिंग गुड टू मी। JSW स्टील एज ऑफ नाउ 803 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कॉल के रूट से अगर यहाँ पर पोजिशनिंग करना चाह रहे हैं, तो 810 का कॉल आप इसमें बाय कर सकते हैं। 2350 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। 15 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 2836 के लेवल्स के लिए JSW स्टील इज लुकिंग गुड, एंड इवन टाटा स्टील और हिंडाल्को में भी अच्छे मूव कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ फॉर दिस JSW स्टील एंड इस डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। ओके, तो JSW स्टील 810 का कॉल लेकर चलें, ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड है। राजेश सातपुते, आपका क्या रहेगा ट्रेड FNO सुपरस्टार? अर्षदा जी, देखिए बाय कॉल रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अल्ट्रा के अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ जिगजैग फॉर्मेशन, 1020 DMA का सपोर्ट लेके ये चलता है। 8357 फ्यूचर में चल रहा है, तो आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 8300 का, और इसका जो टारगेट सेट करना है, तो प्रोबेबली आप इसको BTST की तरह ही इसको थोड़ा ट्रेड करें। तो इसका टारगेट है करीबन 8500 का। तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज अ बाय। अल्ट्राटेक सीमेंट बाय है। पर राजेश जी का FNO सुपरस्टार 4 का चमत्कार ट्रेड पिक करते हैं मानस जी से। मानस, आपका कॉल? वीरेंद्र जी, देखिए ये बड़ा स्टॉक है। नॉर्मली हम लोग इस पे रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, लेकिन
अबाउट इंडिया पे जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब स्टॉक ने 2021 के हाई को भी ब्रीच कर दिया है। तो अबाउट में कैश में ही खरीदारी करनी, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, तो अबाउट में खरीदारी करनी चाहिए। 23,700 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और ऊपर की तरफ 24,700 24,700 तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में अबाउट दिखा सकता है। बहुत ही भारी स्टॉक ले आए हैं आप मानस। अबाउट इंडिया 24,027 के लेवल्स पर है और आप कह रहे हैं 24,700 के लिए एक मौका है। 1.5% की तेजी वहां पर अब बन रही है। पंकज, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा एक वो होगा अजंता फार्मा। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 1950 है। ये आज ही हमने इस पे कन्विक्शन बाय निकाला है। देखिए, कंपनी के नतीजे काफी अच्छे थे। 2-3 चीजें इसमें क्लियरली स्टैंड आउट हो रही हैं। एक तो जो इनका ब्रांडेड जेनरिक है, 72% ऑफ द सेल्स है। आई थिंक कंपनी वहां पे फोकस करने वाला है ओवरऑल फॉर बेटर ग्रोथ। यूएस इनका करीब 22% कंट्रीब्यूट करता था, एंड यूएस पे कंपनी का ध्यान थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज जो इनकी वर्किंग कैपिटल है, मतलब बल्क ऑफ द वर्किंग कैपिटल इनका यूएस के मार्केट को केटर करने में जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी इसको रिफोकस या रिपर्पस करने वाली है। मार्जिन्स में अच्छा खासा जंप देखा गया है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि आपके जो मार्जिन प्रोफाइल है वो करीब 400 बिप्स इंप्रूव होगी। 24-25% मार्जिन रहने वाला है। तो टॉप लाइन ग्रोथ करीब 11-12% की एक्सपेक्टेशन है, बट आपकी जो एबिटा और बॉटम लाइन ग्रोथ है करीब 23 से 25% रहने वाली है अगले 2 साल में। एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। इसको हमने 27 के मल्टीपल पे 1950 के टारगेट के हिसाब से दिया हुआ है। तो फार्मा एज अ स्पेस लास्ट 2 साल से कुछ खास कर नहीं रहा था। आई थिंक सेक्टर रोटेशन का बेनिफिट मिलेगा, प्लस ये कंपनी कैपिटल एलोकेशन की तरफ बेटर करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक आगे जाके अच्छा करेगा। ओके, तो ये एक और ट्रेड अजंता फार्मा तेजी की तरफ आपने पिक किया है। चलिए, तो ये है 4 का चौका, 4 ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए साझा किए। लेकिन अब फोकस करते हैं एक दिग्गज कंपनी टाटा कंज्यूमर के नतीजों पर। नतीजे आए परसों और उसके बाद हमने देखा है आज स्टॉक में फिर थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। वैसे Q1 कंपनी का अच्छा रहा है। आय में करीब 12.5% का इजाफा देखने को मिला। आप मुनाफा देखेंगे तो 22% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन में भी सुधार है। इंडिया बिजनेस में ग्रोथ काफी जोरदार रही है। इंटरनेशनल बिजनेस में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी ज्यादा तेजी नहीं रही। अब हुआ क्या है इस क्वार्टर में और आगे आने वाले क्वार्टर्स FY24 के कैसे रहेंगे? कंपनी के MD और CEO सुनील डिसूजा हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक और मजबूत तिमाही और Q4 में आपने जब हमसे बातचीत की थी कॉन्फिडेंट थे कि Q1 की भी शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन क्लियरली दिख रहा है आपके नंबर्स में कि भारतीय बिजनेस ड्राइव कर रहा है इस ग्रोथ को। नंबर्स Q1 के जैसे आपने बोले कि 12% रेवेन्यू ग्रोथ है, 22% नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। इंडिया बिजनेस 16% ग्रो किया। इंडिया ग्रोथ बिजनेस जो है हमारा टाटा संपन्न है, नरिश्को बेवरेजेस बिजनेस है और सोलफुल, ये 58% पे ग्रो किया है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस की जो भी आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस आई थिंक हैज इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट। जो मार्जिन्स हैं जिसमें काफी आई वुड से उतार चढ़ाव देखा था हमने पहले, अभी स्टेबल कर दिए हैं क्योंकि प्राइसिंग हमने लिया है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट करेक्शन किया है, तो मार्जिन्स आर बैक टू वेयर दे शुड बी। और स्ट्रक्चरल कॉस्ट आपको यूके के प्रॉफिटेबिलिटी में दिखता है, जहां पर डबल डिजिट एबिट मार्जिन किया है हमने, बिकॉज कॉस्ट निकाला है स्ट्रक्चर से। दैट सेड, जितना प्राइसिंग लिया है इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्फ्लेशन की वजह से, कमोडिटी की वजह से, और ये हमने ही नहीं पूरी इंडस्ट्री ने लिया है, तो उसकी वजह से डिमांड थोड़ा स्लो है। अभी जबकि मार्जिन्स हमने स्टडी कर दिए, कॉस्ट स्टडी किया, अभी हमारा काम है टॉप लाइन बढ़ाना। एक्चुअली यूके में हमने टेटली रीलॉन्च किया नए पैकेजिंग के साथ, सस्टेनेबल पैकेजिंग के साथ, प्लांट बेस्ड टी बैग के साथ और नया ब्लेंड, उसके साथ मार्केट शेयर भी बढ़ने लगा है। सो कॉन्फिडेंस जो है कि इंटरनेशनल यहाँ से और तेजी करेगा, दैट इज वेरी हाई। इंडिया बिजनेस जो है हमने अक्रॉस द पोर्टफोलियो वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। इंडिया बिजनेस में मार्जिन्स अभी स्टडी हो गए हैं। देयर हैव बीन सम अप्स एंड डाउन्स ऑन मार्केट शेयर्स, बट वो कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि जैसे सॉल्ट में 30 बिप्स का हमने मार्केट शेयर ड्रॉप देखा क्योंकि हमने 33% प्राइस इंक्रीज लिया था। सो वी न्यू दैट देयर विल बी सम इम्पैक्ट,
लेकिन ये अच्छा है कि टाटा सॉल्ट ब्रांड जो है वो 10% बिप्स ऊपर गया है मार्केट शेयर में. जो हिट है दैट इज लोअर डाउन द पोर्टफोलियो विच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट बैक. डिसूजा साहब, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी. कंसिडरिंग हाल फिलहाल में फिर से इन्फ्लेशन स्पेशली फूड आइटम्स का बढ़ने लगा है, तो क्या आपको कुछ और रेट हाइक्स लेने पड़ सकते हैं? क्या वो पास ऑन करेंगे या फिर कंपनी के पास क्षमता है उन्हें अब्सॉर्ब करने की? एंड हाउ मच डज इट इम्पैक्ट वॉल्यूम्स? सो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो चाय का बिजनेस जो है विच इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर पोर्टफोलियो, चाय के बिजनेस में प्राइसेस आर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स. एक्चुअली दे शुड हैव ट्रेंडेड डाउनवर्ड्स फास्टर, लेकिन अप्रैल और मई में जो गर्मी पड़ी थी नॉर्थ में उसकी वजह से थोड़ा क्रॉप इम्पैक्ट हुआ और उसकी वजह से थोड़ा प्राइसिंग डिड नॉट कम डाउन एज मच एज वी एक्सपेक्टेड. लेकिन प्राइसिंग हमारा एक्सपेक्टेशन है कि चाय के अगर अभी कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होंगे तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी ट्रेंड जो लगता है कि चाय के प्राइसेस थोड़े कम होंगे, सो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है. सॉल्ट जो है पिछले साल में काफी सारा हमको इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हुआ था 3 चीजों की वजह से. एक तो जो हम कोल इंपोर्ट करते हैं, सेकंड इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर का इम्पैक्ट होता है, और तीसरा जो सॉल्ट का ब्राइन खरीदते हैं. अभी इस साल में अगर आप देखोगे तो कोल इज गोइंग डाउन विद पेट्रोलियम, डॉलर इज स्टेडी, तो दोस 2 थिंग्स आर ब्रॉडली ओके. सॉल्ट ब्राइन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ क्योंकि जो फिलहाल में गुजरात में जो साइक्लोन आया था उसमें थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, बट ब्रॉडली सॉल्ट विल बी स्टेडी. तो हमारे 2 बड़े बिजनेसेस में इम्पैक्ट नहीं है, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, अगर आप ग्रोथ बिजनेसेस में देखोगे, नरिश को जो लिक्विड बेवरेजेस है उसमें ज्यादातर इम्पैक्ट होता है पेट्रोलियम का फॉर पैकेजिंग एंड फ्रेट. अभी दैट इज स्टडी, सो वी डोंट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन देयर. सोलफुल इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उसमें आई डोंट सी टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट. द ओनली प्रोडक्ट्स विच कैन गेट इम्पैक्टेड विद कमोडिटी इन्फ्लेशन राइट नाउ वुड बी संपन्न. लेकिन संपन्न में ऐसा है कि अगर दालों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, सो इन लाइन विद दैट हम भी प्राइस ऊपर लेंगे. सो देयरफॉर ओवरऑल फ्रॉम अ मार्केट शेयर पर्सपेक्टिव एटसेट्रा आई डोंट सी अ इम्पैक्ट. तो आप कॉन्फिडेंट होंगे जो आपने पहले गाइड किया था कि FY24 में डबल डिजिट ग्रोथ कंफर्टेबली आप हासिल करेंगे? यू स्टिक विद दैट गाइडेंस? वी आर डबल डिजिट, नॉट कंफर्टेबल बट वी विल गेट देयर. ओके, वीरू? ओके सुनील जी, स्टारबक्स की जो ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में, रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है 21%. अभी यहाँ पर आगे का क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप? और दूसरी बात यह है कि अगले 2 क्वार्टर्स में स्टोर एक्सपेंशंस के व्यूज़ क्या हैं सर? सो अभी जो फिलहाल है, वी हैव एंडेड लास्ट क्वार्टर एट 348 स्टोर्स नेशनली. हमने 16 स्टोर ओपन किए थे. स्टारबक्स में हमने कहा है कि ब्रांड स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग मॉडल स्ट्रांग है, पर स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी क्वाइट स्ट्रांग है. हमने रिसेंटली एक्सपांशन करने से पहले एक राउंड हमारा पूरा पोर्टफोलियो जो है, ऑफरिंग जो है कंज्यूमर के लिए मॉडिफाई किया था. छोटे साइज इंट्रोड्यूस किए थे, नए बेवरेजेस इंट्रोड्यूस किए थे इंक्लूडिंग मसाला टी, मिल्क शेक्स वगैरह सब, और फूड में भी काफी चेंजेस किए थे. इंटीरियर्स बदले, बिकॉज जैसे हम छोटे शहरों में जाते हैं तो लोगों को कनेक्ट होना चाहिए स्टारबक्स के साथ, तो वो कंज्यूमर रिसर्च करके दैट नाउ वी आर रोलिंग आउट. सो स्टारबक्स नाउ द गेम इज कि हम स्टोर कितने तेजी से खोल सकें. इस साल में टारगेट है कि ट्रिपल डिजिट नंबर होना चाहिए, करीब करीब 90 से 100 आउटलेट ओपन करनी चाहिए. फर्स्ट क्वार्टर में 16 किए हैं, एंड वी रिमेन कॉन्फिडेंट कि फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर में 100 हम खोल पाएंगे. Starbucks crossed 1,000 crores last year and opening 100 stores. I think we are on a strong wicket for very fast expansion. ओके, तो स्टारबक्स को लेके काफ़ी, अगर आप देखें आपके स्ट्रॉन्ग प्लान्स है, करीब करीब 100 स्टोर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, अगर आप देखें एडिशन और हो जाएगा. सर यहाँ पे जो आपके जो ट्रेड चैनल्स हैं, डिफरेंट ट्रेड चैनल्स, वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है. मॉडर्न ट्रेड चैनल्स में ग्रोथ करीब 22% रही है, ई कॉमर्स करीब करीब 28%. यहाँ पर रिस्पांस कैसा रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, और अगले 1-2 क्वार्टर्स में आपको क्या लगता है इन ट्रेड चैनल्स में से कितनी ग्रोथ आएगी? और अगर आप बहुत ही आशान्वित हैं इन ट्रेड चैनल्स को लेकर तो? सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 ट्रेड चैनल हैं, ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड, यहाँ पर एग्जीक्यूशन इज इजी. इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग, राइट? बिकॉज शॉप शेल्फ में रख दिया फिर तो कंज्यूमर सेलेक्ट करता है. वेराज किराना दुकान में वी नीड टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, बिकॉज पर्ची जाती है तो पर्ची में आना चाहिए
टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट, और उसके बाद दुकानदार सप्लाई करता है. सो therefore the growth in the modern trade and e-commerce channel हमको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, ब्रांड नेम काफी स्ट्रांग है, और जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स डाले हैं those are working, and that is why you will see better growth in modern trade and e-commerce. Now we delivered 22% growth modern trade में और 28% e-commerce में. E-commerce में in tea we are the market leaders by the way. So कंज्यूमर जो है इंडिया में दे विल कीप मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन, कीप मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ सर्विस मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये एक दो दिन में, एक दो महीने में, एक दो साल में नहीं होगा, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड विल बी इन दैट डायरेक्शन. इसलिए फ्रॉम अ फ्यूचर रेडी पर्सपेक्टिव वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर बिल्डिंग कैपेबिलिटी देयर, एंड ये चैनल जनरल ट्रेड से फास्टर ग्रो करते रहेंगे. एग्जैक्टली मैं इसीलिए सर इस पोर्शन पे आया था. सुनील जी, अच्छा एक और चीज़ छोटी सी पूछना चाहूँगा सर, इस क्वार्टर में आपका टोटल एड स्पेंड कितना रहा, और अगले एक दो क्वार्टर्स में ये एड स्पेंड्स की डायरेक्शन, मतलब जो एड स्पेंड्स है वो क्या डायरेक्शन रहेगी, ये सब्सटेंशियली ऊपर रहेगा या फिर फ्लैट रहेगा? सो फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर हमने ये कहा है कि हमको हमारा एड स्पेंड बढ़ाना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने बाकी कंपनियों के मुताबिक स्पेंड नहीं किया है. So directionally, we have been trying to push ad spends further. पिछले I would say 3-4 quarters we had issues because inflation, commodity, currency आगे पीछे चलता रहा. But this quarter, for example, India में हमने we've spent 7.1% of our sales as advertising and promotion. और आप same quarter last year में compare करोगे तो वहाँ पर 6.6% था. तो इस quarter में the good news is that हमने 0.5%, that is 50 bips ज्यादा spend किया, and we delivered a better EBITDA margin of 80 bips. So going forward, we will continue to inch that number 7.1% continuously higher. डिसूजा साहब, मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग है. ग्रोथ बिजनेस ने 20% डिलीवर किया है आपके लिए, और ये आपका साल का टारगेट था, तो क्या आप उस टारगेट को आगे बढ़ाना चाहेंगे? और साथ ही साथ जिस तरह से नरिश्को क्या बिजनेस स्केल कर रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करें बाय द एंड ऑफ FY24 किस तरह के नंबर्स आएंगे? बिकॉज़ यू आर नियरली एट 300 crores नाउ. सो पहले नरिश्को की बात करता हूं मैं. नरिश्को पिछले साल में 600 crores पे एंड किया था. हमने नरिश्को बिजनेस इस प्रीमाइस पे खरीदा था कि ज्योग्राफिक एक्सपेंशन और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन अगर हमने किया तो we've got a winning proposition on our hands, and पिछले 3 साल में we have been proven right on that. First quarter has been very good because काफी सारे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट एक्सपेंशन प्लान्स थे, we put it into place, डिस्ट्रीब्यूशन किया, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, so 300 crores किया है. For the full year, पिछले साल में हमने 600 किया था, ये साल में टारगेट है 1000 crore करने का, and I'm sure they'll get very close to that. On the total growth business, पिछले साल सेम क्वार्टर में अबाउट 15% था. पिछले साल हमने 15% किया. दिस ईयर फर्स्ट क्वार्टर हैज बीन 20%. पूरा साल का टारगेट तो मैंने 20 दिया था, फर्स्ट क्वार्टर में 20 कर दिया, तो आई विल कीप पुशिंग द टीम टू डिलीवर हायर नंबर्स. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर. ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. तो एक शानदार परफॉर्मेंस, और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि इस साल डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी जो इन्होंने वादा किया था. ऑफ कोर्स ग्रोथ बिजनेस ड्राइव कर सकते हैं आगे के परफॉर्मेंस को. 1% ऊपर वो काउंटर ट्रेड करता हुआ. चलिए मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और फिर जोड़ते हैं एक और मेहमान को. बाजार फिर 19,615 के आसपास 45 अंकों की गिरावट ही सही, लेकिन 600 को रिट्रेस कर पाया है निफ्टी 50. वो एक पॉजिटिव है. और निफ्टी बैंक जो हम देख रहे थे 300 पॉइंट से ज्यादा का नॉक इसने लिया था, अब 45,380 के आसपास कोशिश कर रहा है टिकने की. 140 पॉइंट ऊपर इस बीच मिड कैप इंडेक्स. हमारे साथ अब नुवामा एसेट मैनेजमेंट के हेड ऑफ इक्विटीज अजय वोरा जुड़ गए. अजय, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. मार्केट पर आपकी मैं पहले राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछली सीरीज भले ही एक थोड़े से सॉफ्टर नोट पर जाकर टिकी हो, लेकिन इन द लास्ट मंथ 2% प्लस के रिटर्न्स निफ्टी दे पाया है. एक ऐतिहासिक सीरीज रही है. HDFC बैंक का मर्जर, ITC की तरफ से वो अपडेट आता हुआ कि वो होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं.
एंड हिस्टोरिकल तो खराब परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी कंपनियों का रहा ही है। इस समय जब आप मार्केट पर एक फ्रेश व्यू ले रहे हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? कितना अग्रेसिव तेजी का स्टांस रहेगा, या फिर आप थोड़े से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मार्केट में पोजीशन रखने के लिए? So hi, good afternoon, and thanks for having me. So अगर आप मार्केट का लास्ट 3-4 महीने में अगर मूवमेंट देखेंगे तो 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई है जिसकी वजह से हमने रैली देखा है। एक है कि अगर आप देखेंगे कि मार्च एंड में जो अपना 16,800 या 17,000 का लेवल था, वहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 16-17 टाइम पीई। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का बॉटम अराउंड ये लेवल्स पे होता है, and fair valuation is somewhere around 20 times. So उसके वजह से एक तो वैल्यूएशन काफी सस्ते थे, उसके लिए हमने ये पूरी तेजी देखी है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो FIs का काफी अंडर इन्वेस्टमेंट था इंडिया में, क्योंकि वो लोग ने लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 40-50 बिलियन डॉलर का इंडियन इक्विटीज बेचा था। तो ये दोनों चीजों की वजह से अगर आप देखेंगे, अगर अभी लास्ट 4 महीने में FIs का ऑलमोस्ट 18-19 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो आया है, एंड वैल्यूएशन पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी वापस 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी लास्ट 4 महीने की जो तेजी है, समवेयर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आर गेटिंग प्राइस्ड इन। तो उसकी वजह से हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पे होगा मार्केट, और फिर जैसे जैसे अर्निंग्स वापस फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगी और नंबर्स काफी अच्छे आएंगे सब कंपनी के वापस, तो तभी वापस नेक्स्ट लेग स्टार्ट होगा। बट नीचे में हमको नहीं लगता है कि वील गो बिलो 18,800 19,000, और उसकी वजह से जब भी ये पूरा अभी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा तो हमारा फोकस अभी यहाँ से ये है कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे जो वर्सेस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ से। सो लार्ज पार्ट ऑफ द जेनरिक रैली मे बी इज बिहाइंड इन द नियर टर्म, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स जिसके जिसके नंबर अच्छे आएंगे वहां पे चालू रहेंगे। आई एम नॉट श्योर आप स्पेसिफिकली स्टॉक मेंशन करेंगे या नहीं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर ही आप लोगों का फोकस रहेगा। HDFC बैंक को लेकर आप लोगों की अप्रोच क्या रहेगी? ये जो डिप्स देखने को मिले हैं, कंसिडरिंग नंबर्स आर आउट, जो बड़ा मर्जर होना था वो हो चुका है, आई डोंट नो इफ एवरीथिंग इज इन द प्राइस येट और नॉट। आप लोग की क्या राय है इस समय, क्या खरीद रहे हैं इस पर्टिकुलर बैंक को? नहीं, तो HDFC बैंक अगर आप देखेंगे तो अभी भी काफी सस्ता है और काफी अंडर परफॉर्म किया है। आप कोई भी पैरामीटर पे देखो, प्राइस टू बुक देखेंगे या पीई पे भी देखेंगे, तो स्टॉक अभी भी काफी सस्ता है। थोड़े बहुत टेक्निकल फैक्टर्स है और थोड़े बहुत जो देयर आर फ्यू फैक्टर्स विच आर अ बिग ओवरहैंग, की जैसे वो लोग अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज को कैसे मैनेज करेंगे। तो वो सब चीज की क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर में काफी अच्छी आ जाएगी। आप अगर लास्ट 2 क्वार्टर के भी रिजल्ट देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किए उन्होंने वर्सेस एनी अदर बैंक्स। तो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि अगर आप पीई पे भी देखो या प्राइस टू बुक पे देखेंगे, तो मेरे को लग रहा है यहाँ से भी अभी भी काफी अपसाइड है। अगर किसी को 1 साल 2 साल का व्यू लेते हैं तो यहाँ से भी अपसाइड काफी लग रही है। नियर टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे ये सब स्टॉक्स में चलते रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज कैप नेम्स, बट यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव ऑन HDFC बैंक। ओके अजय जी, आपने HDFC बैंक पे अपना व्यू रखा, उससे पहले के प्रश्न के उत्तर के में आपने थोड़ा सा कॉशियसली अपना व्यू प्रेजेंट किया था। सर, ये जो ग्लोबल इवेंट हुआ है, आई मीन US में इस बार फर्दर एक रेट हाइक और नेक्स्ट टाइम एक पॉज की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल धूमिल होना, और आई थिंक डेटा ड्रिवन फेड का निर्णय रहेगा और चांसेस ऑफ फर्दर रेट हाइक पॉसिबल है। ऐसे में जो हमने पिछले 3 महीने में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो देखा भारत में, उस पर आपका व्यू क्या है? क्या उसमें एक पॉज आ सकता है जो ये पिछले 2-3 दिन की एक्टिविटी हुई है, और जिस प्रकार का सेंस हमें फर्दर रेट हाइक या फिर पॉज ना मिलने का मिल रहा है उसके चलते? नहीं, तो इसमें 2 चीज है। एक तो अगर आप देखेंगे कि 18-19 बिलियन डॉलर काफी बड़ा अमाउंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 महीने में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो लोग काफी FI कम्युनिटी वाज अंडर इन्वेस्टेड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च, और अगर 4 महीने में 18-19 बिलियन डॉलर आया है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एवरी मंथ चलते रहेगा। तो समवेयर अगर FI कम्युनिटी ने वैल्यूएशन को देखते अगर कॉल लिया है कि यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हैव रैलीड प्रीटी शार्पली, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में उसकी वजह से पॉज भी आ सकता है।
बट अगर आप यूएस के इंटरेस्ट रेट की अगर बात करेंगे तो उसमें अगर आप देखो कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो इट इज अ बिग डिजीज इन अ वे, सो विच यूएस इकोनॉमी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इनटू। तो ये जो कंटिन्यूस जो रेट हाइक आप देख रहे हो यूएस में, उसकी वजह से वहां के ग्रोथ रेट में काफी इम्पैक्ट आएगा। ऑलवेज ये सब लैग से होता है, तो हमें लगता है कि यहाँ से सेकेंड हाफ में थोड़ा ग्रोथ में काफी डाउनग्रेड होगा यूएस में, एंड देयरफॉर यू नो आईटी सेक्टर है या ऑल एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स है, टू दैट एक्सटेंट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट वो सब में आ सकता है। बट अगर आप फ्लोज देखेंगे तो एफआई इज बेसिकली यू नो लार्ज पार्ट ऑफ देयर एयूएम हमेशा यूएस एंड डेवलप मार्केट्स में डिप्लॉयड रहता है। बट अगर वहां पे ग्रोथ कम होती है और वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट से 6-7%, तो you can see a gradual shift of money from the developed market to the emerging market, और within emerging market आप देखेंगे तो India is doing pretty well among all emerging market। तो उसकी वजह से हमको लगता है कि इंडिया का आउटलुक यहाँ से काफी बेटर है ऑन बोथ ग्रोथ एंड द इनफ्लो पर्सपेक्टिव। ओके, आपके बातचीत करते करते निफ्टी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री मारने की तैयारी करता है। इट्स 19655 और बैंक निफ्टी 45,500 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने को तैयार है। अजय जी, एक और बात है अभी, क्योंकि जब हम यूएस मार्केट के बारे में और आई थिंक एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने आईटी का जिक्र किया। एक और स्पेस जिसने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी, दैट वाज केमिकल। मतलब कोविड के बाद तो पूछिए मत, आई मीन हर स्टॉक का 3 टाइम्स आई मीन बढ़ गया था। अभी केमिकल में जिस प्रकार की थोड़ा सा डिमांड फीकी है, चाइना की काफ़ी सप्लाई है और प्राइसिंग इश्यूज हैं, वो क्वार्टरली नंबर से विजिबल था एसआरएफ के। आपका व्यू क्या बन रहा है सर केमिकल स्पेस में इस वक्त? देखो, ये सेक्टर को एक बहुत बड़ी टेलविंड मिली थी पोस्ट कोविड, क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें चाइना फैक्टर वाज द बिगेस्ट फैक्टर। चाइना का एक्सपोर्ट्स जो था बहुत सारे कमोडिटी, केमिकल कमोडिटीज में वो काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से जो सारे ग्लोबल कंज्यूमर्स थे उन्होंने अपना सप्लाई चेन डाइवर्ट करके इंडिया से भी वो लोग इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड देयर वर फ्यू अदर फैक्टर्स आल्सो, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिफरेंट कमोडिटी केमिकल्स या स्पेशलिटी केमिकल्स रहते हैं उसके प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से सारी कंपनीज ने लास्ट 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए और उसकी वजह से आपने जैसे बताया कि सारे स्टॉक्स 3 गुना 4 गुना हो गए थे। बट हमें ये समझना चाहिए कि केमिकल एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कमोडिटी। तो कमोडिटी का नेचर ही वो रहता है कि वो कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। तो हमें ये बेसिकली इवैल्यूएट करना चाहिए कि जब कितना नीचे जा सकता है और उसका इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स पे कितना आ सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप अभी देखेंगे कि ये क्वार्टर में और फोरकास्ट ये है कि अगले 1-2 क्वार्टर में काफी ये सब केमिकल कंपनीज है उसके रिजल्ट्स काफी सबड्यूड रहेंगे और हमें पता नहीं है कि वो सब कमोडिटी के केमिकल के प्राइसेस कहाँ पे बॉटम हो गए। बट अगर वो केमिकल प्राइसेस, चाइना का जो मार्केट ओपन हो गया और वो लोग का एक्सपोर्ट्स काफी स्टार्ट हो गया है और अगर और केमिकल प्राइसेस नीचे जाते हैं तो ये लोग के अर्निंग्स काफी हद तक इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये सबको इवैल्यूएट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नियर टर्म में अपसाइड तो डेफिनेटली कैप्ड है ये सब केमिकल स्टॉक्स में। जहां पे केमिकल प्राइसेस बॉटम होंगे वहां पे वापस इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगी कौन सी कंपनी के अर्निंग्स यहाँ से बेटर हो सकते हैं। केमिकल से जुड़ा हुआ फार्मा सेक्टर है अजय, क्योंकि वो कई सारे केमिकल्स एक इनपुट के तौर पर यूज होते हैं, तो वो एक प्ले रहेगा। लेकिन जिस तरह से सिप्ला के नंबर्स आए, डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस आए, इवन छोटी कंपनियों में अजंता फार्मा के नंबर्स आए, क्या ये एक पॉकेट है अब यहां से आउट परफॉर्मेंस जमकर दिखाने वाला? तो फार्मा स्पेस पे हम काफी पॉजिटिव थे ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने से, और उसका रीजन 2 चीज था कि आप अगर देखेंगे कि लोगों को लगता, इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये जो पूरा आईटी सेक्टर है काफी हद तक डिफेंसिव सेक्टर है, बट अभी जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है तो ग्रोथ काफी कंपनीज, आईटी कंपनीज के कोलैप्स हो गए और उसके सामने अगर हम अगर फार्मा कंपनीज के अर्निंग्स देखेंगे तो दे आर रिलेटिवली फार बेटर। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में फार्मा सेक्टर बहुत ही सस्ता ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से वन ऑफ द फैक्टर वाज कि वो चलना चाहिए था। सेकेंड फैक्टर वाज, आप अगर पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी में देखेंगे तो फार्मा सेक्टर का वेटेज 4-5 महीने पहले अमंग ऑल द पोर्टफोलियोज वाज वेरी लो, और हमको ऐसा लगता था कि जो यूएस में जो प्राइस इरोजन काफी सालों से चल रहा था वो काफी हद तक हो गया है और प्राइसेस सब बॉटम हो गए वहां पे।
तो जिसकी वजह से अर्निंग्स काफी बॉटम आउट हो गए और अभी वहां से ग्रोथ भी वापस स्टार्ट हो सकता है। तो ये तीनों फैक्टर थे कि अर्निंग्स रिकवर होंगे वर्सेस आईटी फार्मा सेक्टर रिलेटिवली काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, और तीसरा चीज किसी के पास पोजीशनिंग इतनी हेवी नहीं थी, तो तीनों चीज मिला के हमको काफी पॉजिटिव लग रहा था। तो एक रैली आ गई है, बट यहाँ से भी हमको लगता है कि ग्रोथ कैन कंटिन्यू एंड फार्मा सेक्टर इज स्टिल लुकिंग गुड फ्रॉम हियर ऑन। कुछ देर पहले हम टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने वो इन्फ्लेशन पर कहा अगर हम पर प्रेशर आएगा वो पास ऑन करेंगे, और ये सिर्फ शायद टाटा कंज्यूमर के लिए रेलेवेंट नहीं है, जिस तरह से महंगाई एक बार फिर से बढ़ने लगी है ये शायद HUL के लिए भी लागू होता हुआ दिखाई देगा। अजय, जो वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में क्या ये सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, या फिर ये सही समय होगा इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने के लिए इन द होप जब भी वॉल्यूम पिकअप आएगा वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा? देखो, ये सारी FMCG कंपनीज ने हाई इन्फ्लेशन लो इन्फ्लेशन पीरियड काफी सालों से देखा हुआ है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो कंपनीज के प्रोडक्ट ब्रांड मार्केट में पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है, वो लोग ऑलवेज ये पास ऑन कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट का डिमांड भी ऑलवेज रहता है। तो अगर आप लीवर के कोई भी प्रोडक्ट्स देखेंगे या नेस्ले के प्रोडक्ट्स देखेंगे, इसका इन्फ्लेशन से प्राइसिंग बढ़ सकती है, बट वॉल्यूम ग्रोथ में इतना इम्पैक्ट आता नहीं है, क्योंकि लास्ट आप देखेंगे कि पोस्ट लास्ट फेस्टिव सीजन जो नवंबर 22 के बाद जो इन्फ्लेशन का एक लैग इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से थोड़ा डल पीरियड चल रहा था कंजम्पशन साइड पे। बट अभी हमको सबको पता है जैसे इन्फ्लेशन हैज बॉटम्ड पीक्ड आउट और यहाँ से अभी इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है समझो थोड़ा बहुत, तो अभी गोइंग इनटू द फेस्टिव सीजन वापस ये सब प्रोडक्ट्स में FMCG में डिमांड काफी आ सकती है। बट जैसे सब चीज का वैल्यूएशन रहता है, तो हमको लगता है कि ऑल्दो वॉल्यूम ग्रोथ बेटर हो सकता है, बट वैल्यूएशंस आर प्रीटी हाई फॉर मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज। बट कंसिडरिंग द बिजनेस मॉडल एंड द फ्रेंचाइज, ये सब स्टॉक्स कभी ज्यादा गिरते नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और बात करने के लिए। आगे बढ़ें इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर ध्यान रखते हैं और देखिए क्या शानदार रिकवरी निफ्टी में, और फिर से स्क्रीन चाहे जो मर्जी दिखे, एक बाय ऑन डिप्स की अभी भी शायद एक अप्रोच है मार्केट में। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रॉडर मार्केट एकदम ठीक ठाक है, सिर्फ निफ्टी में लीडरशिप की कमी थी। अब कुछ स्टॉक्स हैं, ICICI बैंक लेकर आइए एक बार जरा, जो प्रॉब्लम HDFC बैंक क्रिएट कर रहा है उसको काफ़ी हद तक नलीफाई किया ICICI बैंक ने। ये देखिए शानदार मूव ICICI बैंक में, फिर से 1000 की तरफ जा रहा है ये स्टॉक, और इसने सपोर्ट दिया, ITC ने सपोर्ट किया, तो इन दोनों स्टॉक्स ने मिलकर निफ्टी को ग्रीन में इनफैक्ट ले गई। जो इंटरडे लो है वहाँ से फिर एक बार शानदार रिकवरी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद डीलिंग रूम चेक और BTST कॉल्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं, जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है उनको। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशंस स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ काफ़ी बाइंग फंड फ्लो की तरफ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप डीलर्स की माने तो उनकी यहाँ BTST की रणनीति है 1800 से लेकर 1810 के टारगेट्स के लिए, तो यहाँ से अभी भी डीलर्स को लगता है कि 25 से 30 रुपये की अपसाइड रहनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का इजाफा और फ्रेश बाइंग आपको सीरीज के शुरुआत में ही देखने को मिल रही है टाटा कम्युनिकेशंस में। सिमिलरली एस्कॉर्ट्स ओपन इंटरेस्ट 6%, हफ्ते भर में नतीजे आएंगे, नतीजों के पहले लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है और डीलर्स यहाँ पोजिशनली खरीदारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब सीरीज़ की शुरुआत थी तो रेनफॉल के कंसर्न से और सीरीज़ एंड होते होते आपको नॉर्मलाइज बेसिस पर रेनफॉल दिखाई पड़ रही है, तो शायद वो एक सेंटिमेंट भी काम कर रहा है ट्रैक्टर प्लेयर्स के लिए, स्पेशली एस्कॉर्ट्स के लिए। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ 2600 से लेकर 2625 तक के पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही एस्कॉर्ट्स और टाटा कम्युनिकेशंस पे डीलर्स आज खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप डीलिंग रूम से। एस्कॉर्ट्स सुबह से एक्चुअली एस्कॉर्ट्स में अच्छा मोमेंटम था, करीब 3.5% के मूव्स यहाँ पर। BTST STBT कॉल्स लेते हैं। ये जो रिकवरी आई है इसमें शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी का भी एक थोड़ा सा हाथ है, 3 बजे के बाद जो मूव्स आए हैं उसमें। गाबा सर बताइए मंडे के लिए क्या ट्रेड रहेगी, बाय या सेल? बाय बिल्कुल, और वो है आदित्य बिरला फैशंस, ट्रेड कर रहा है 223 के आसपास, स्टॉप होगा 220, टारगेट होगा 230 का। सेटअप अच्छा है, मोमेंटम भी है। आदित्य बिरला फैशन बाय। AB फैशन एक बाय कॉल। कविता, आपका ट्रेड? मुझे लग रहा है ओबेरॉय रियल्टी से यहाँ पर एक स्टॉक रेजिलियंस शो करते हुए दिखा है। अपने एक रेक्टेंगल
टॉप फॉर्मेशन के ब्रेकआउट को भी अच्छे से होल्ड किए हुए है। सो 1019 के लेवल्स पर है, मुझे लगता है 1140 1148 के लेवल्स के लिए ओबेरॉय रियल्टी में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1104 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, ओबेरॉय रियल्टी एट ऑल टाइम हाई, ओबेरॉय रियल्टी। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए IRCTC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। फ्यूचर में खरीदारी कर रहे हैं तो 935 के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस आपके 927 के रहेंगे और टारगेट 627 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 655 के टारगेट रहेंगे IRCTC के फ्यूचर में। ओके, अमित, आप क्या ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? अनुज जी, मैं यूबीएल कैरी करना चाहूंगा। यूबीएल का 1550-60 में एक स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस हो गया है और क्लोजिंग बेसिस में भी क्रॉस हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। टारगेट्स रहेंगे 1600 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 1555 रुपए का। ओके, तो यूबीएल में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। राजेश जी, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर यहाँ पे बाय करूंगा। 200 का इसका जो रेजिस्टेंस था वो एक, आप कह सकते कि वो एक मेक और ब्रेक सिचुएशन था, और मुझे लगता है आज जिस तरह से इसने क्लोज दिया है सीरीज के पहले ही दिन 200 के ऊपर, मुझे लगता है यहाँ पे रैली मिलेगी कम से कम 215 तक। तो इट्स अ बाय इन बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉप लॉस जो रखना है हर्षदा जी वो रहेगा करीबन 197 का। सो 197 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय कर। ओके, चलिए, ये इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा पे हो गई कॉल। जरा इस कॉल्स मेरे ख्याल से हो गई हैं सारी पूरी, तो इस क्लोज को जरा समझ लेते हैं एक बार। क्लोज अच्छी है ये, मतलब अब चाहे एक्सपायरी की वजह से या जो भी हो, एटलीस्ट डे लो से अच्छी रिकवरी पर बंद हो रहे हैं हर्षदा। 19,652 हमने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिफेंड किया, 20 डे मूविंग एवरेज डिफेंड किया, और लास्ट आवर में एक अच्छा पुल बैक और टेलो से ऊपर बंद हो रहे हैं और डिसेंट लेवल पर बंद हो रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में बंद हो रही है। 220 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर, 0.5% के गेंस। और फाइनली एक स्टॉक जहां पर थोड़ी सी लीडरशिप के साइन दिखे वो है ICICI बैंक का। ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। प्लस एक और इंडेक्स जो पिछले कई दिनों से मार्केट के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बना हुआ था, FMCG इंडेक्स, वहां पर आज बाइंग लौटी है। एक बार FMCG इंडेक्स का इंट्रोडे चार्ट लेकर आइए और देखिए इस इंडेक्स को। ये देखिए, इंडेक्स इस समय करीब डे हाई पर बंद हो रहा है, 1% ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, सभी स्टॉक्स में इस समय थोड़ी सी बाइंग। ये मार्केट के लिए अच्छा साइन है कि शायद थोड़ी सी वहाँ पर लीडरशिप पॉकेट में बाइंग वापस आ रही है। इस क्लोज को मैं बहुत अच्छा मानूंगा, कंसिडरिंग कि इंट्राडे में ऑलमोस्ट मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखा दिया। जी हाँ, सुबह ऐसे लग रहा था कि काम से गए लेकिन संभाल लिया है थोड़ी बहुत खरीदारी आके। अच्छा, चलिए, आज कंस्ट्रिंग फ्राइडे है, तो हर फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी हम खुलासा करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में कौन बाजी मार रहा है। याद रखिएगा, इस हफ्ते रूपक डे, प्रशांत सावंत और साथ ही साथ रुचित जैन के बीच में मुकाबला था, और रुचित और प्रशांत का मुकाबला आज दोपहर से फिर से टर्न दिखाना शुरू हुआ, क्योंकि एक समय ऐसा था कि रुचित लीड कर रहे थे, लेकिन प्रशांत ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है। 18.4% के रिटर्न्स इनके और रुचित 9.6% के रिटर्न्स पर इस हफ्ते का खेल क्लोज कर रहे हैं, और लगभग 2% के रिटर्न्स रूपक के रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस प्रशांत, आप बन रहे हैं इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1। आपके ट्रेड्स भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और आज जो आपने कुछ स्टॉक्स पिक किए उसका कमाल जरूर देखने को मिला है, चाहे वो प्रेस्टीज हो, टाटा पावर हो। इनफैक्ट इस हफ्ते आपने SJVN, अदानी और अजंता फार्मा जैसे ट्रेड्स भी स्पॉट किए, जहां पर काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली। आज की जो नई पिकिंग हुई है पावर कंपनियों से जुड़ी हुई, उनमें से कोई ट्रेड जो आप कैरी करना चाहेंगे? जी हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू वेरी मच तो फॉर द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे टाटा पावर मुझे बहुत अच्छा ब्रेकआउट, काफी दिनों, इनफैक्ट ये बहुत स्लगिश मूव कर रहा था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जैसे ही मुझे 230 के ऊपर स्पॉट नजर आया, 229 के ऊपर रादर, तो मुझे लगा कि ये बहुत, और अगर हम अभी देखें कि 234 पे मान के चलेंगे, वीकली क्लोजिंग हो रही है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, वॉल्यूम बैक्ड है, मुझे लग रहा है इसमें बने रह सकते हैं। 224 आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस और 227 आपका एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है ये स्टॉक करीबन 245-50 के जोन के लिए ओपन हो रहा है, तो यहाँ बिल्कुल बने रह सकते हैं। इन्हीं के साथ जो ट्रेड्स मैंने डिस्कस किए थे उनमें मुझे लगता है प्रेस्टीज एस्टेट से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया वीकली क्लोजिंग, उसमें भी बने रह सकते हैं।
फेयर इनफ, लेकिन इंडेक्स पर आपका व्यू क्या रहेगा प्रशांत? क्योंकि कल और आज में हमने देखा है कि इंडेक्स पर थोड़ा सा विराम लगा, हालांकि आज उन क्रूशियल लेवल्स 19600 के ऊपर वापसी हुई है, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है यहाँ से आगे अब मार्केट पर, स्पेशली इंडेक्स के ट्रेड पर? जी, यहाँ पे हर्षा जी मैं वेट कर रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी का स्पॉट है जो करीबन अभी 45,450 पे है, वो 45,800 के ऊपर निकल जाए। जस्ट 300-350 पॉइंट कभी कभी एक 15 मिनट के कैंडल में ही आते हैं, बट वो अहम होंगे, तो इसके लिए वेट करेंगे 45,800 के ऊपर स्पॉट। और सिमिलरली निफ्टी में करीबन 19,750 के ऊपर ये एक बार हो जाए तो वी कैन से वी आर आउट ऑफ द वुड्स एंड हम एक नए लेवल को देख सकते हैं। बट इन दोनों में अगर चुनना हो तो HDFC बैंक स्लगिश है, इसलिए मैं थोड़ा सा अंडरटोन कम रखूंगा, बट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। और मुझे लगता है HDFC बैंक अगर सपोर्ट करे तो ये नई ऊंचाइयों को छू सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन कमेंट्स के लिए और इस गेम शो को खेलने के लिए। चलिए इस बीच एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे द मार्केट ब्रेथ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, मतलब पहले दिन क्या रहा सूरत हाल। देखिए, बैंक निफ्टी ने रिकवरी ली और लॉसेस को रिकवर करके 45,500 की ट्रेजेक्टरी को समहाउ अप टू सर्टेन एक्सटेंट रिकवर कर लिया है। दैट्स गुड। मेरे ख्याल से जो इंट्राडे स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुए थे वो थोड़े से कंफर्ट मिला होगा उनको। एक बार जरा रखिए स्क्रीन पे डेटा सारा का सारा, शॉर्ट कवरिंग का, फ्रेश लॉन्ग का, शॉर्ट का सारा आंकड़ा। मीनवाइल एक स्टॉक जो कि आपके स्क्रीन पे 1.5 की ट्रेजेक्टरी में, दैट्स HDFC बैंक 1642। अनुज से मैंने जो लास्ट टाइम कमेंट लिया था वो अप्रॉक्सीमेटली रेंज थी 1646-47 की। खैर आते हैं इस पे। लॉन्ग बिल्डअप टाटा पावर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, NTPC पावर स्पेस आज एक सब्सटेंशियल OI गेनर था। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स के दिक्कत का एक क्लियर एडवांटेज जिसको मिला। मैरिको आज प्रकाश सर की पहली कॉल थी पोस्ट मार्केट ओपनिंग, अच्छा की करके गई, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुए यहाँ पर। शॉर्ट कवरिंग टाटा केमिकल, ये सुबह कॉल थी राजेश सतपुते जी की, शानदार कॉल, 6.5% ऊपर है। HDFC AMC 3% ऊपर रहा। पावर ग्रिड, IEX और बिरला सॉफ्ट, इन सभी काउंटर्स में एक अच्छा मूव था। बिरला सॉफ्ट भी सुबह कॉल्स में शामिल था, 2.5% यहाँ पे लॉन्ग था। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि बहुत मिड कैप्स की तरफ झुकाव है, स्विंग अच्छे हैं, OI एडिशंस अच्छे हैं, शॉर्ट कवरिंग अच्छी है। 64 लॉन्ग्स है, शॉर्ट 46 है, लॉन्ग अनवाइंडिंग 33। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ओपनिंग से लेकर अब तक ऑलमोस्ट आधी हो गई। डॉक्टर लाल पैथलैब पोस्ट अर्निंग्स एक जो स्विंग आया था वो डिसॉल्व हो गया, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। HPCL, एमएनएम फाइनेंशियल्स, IOC और संवर्धन मदरसन यहाँ पर भी करीब 3% का डिप था और शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग ग्लेनमार्क फार्मा में, लॉरस में, कुछ फार्मा स्टॉक्स में विजिबल थी। एम्फेसिस में, मिड कैप IT में, कोरोमंडल में और एक्सिस बैंक में थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। बट एक दो स्पेस और देख लेते हैं। बैंकिंग का जो सूरत हाल है क्लोजिंग के वक्त वो क्या है। देखिए, आज मैं जब 2 बजे के आसपास OI की समरी देख रहा था ना, तो सबसे बड़ा शॉर्ट बिल्डअप था IT में और बैंक्स में। अगर मैं इस वक्त देखूं तो बैंक्स में आज शॉर्ट लेके जा रहा है अपने साथ HDFC बैंक, मतलब प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में HDFC बैंक करीब 5.6% का OI रखिएगा स्क्रीन पे। ये एक्सिस बैंक का 3.7% का और PSU बैंकिंग बास्केट में 7.3% का। तो ये 3 स्टॉक्स बैंकिंग में सबसे बड़े शॉर्ट कैरी कर रहे हैं अपने साथ। और जहां तक IT का सवाल है, एक बार IT को देखते हैं यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे क्या हो रहा है। बिरला सॉफ्ट सबसे टॉप OI गेनर 11.5% का लॉन्ग साइड पे। बाकी शॉर्ट साइड पे क्या रहा, टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, इन सब में शॉर्ट था। और इनफैक्ट इन्फोसिस में शॉर्ट साइड पे सबसे बड़ा बिल्डअप था 4.6% का। हर्षदा, ये कुछ ट्रेड्स जो वीरो आपने आइडेंटिफाई किए, मैं देख रही थी वीकली बेसिस पर कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ऑफ कोर्स इंडेक्स में कल जो पूरा रुझान तेजी का बना फार्मा कंपनियों में, सिप्ला टॉप गेनर्स में शामिल है, 12% का इजाफा इस हफ्ते। और पूरा जो मूव आपको इस चार्ट पर दिखाई देगा वो कल का ही रहेगा। और उसके बाद पावर कंपनी आती है, लेकिन सिप्ला के साथ डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है, अच्छी खासी तेजी का। लेकिन वीकली बेसिस पर लूजिंग फ्रंट पर ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेक महिंद्रा सबसे खराब प्रदर्शन बाकी सभी IT कंपनियों के बीच यहाँ पर देखने को मिला है। तो 8-8.5% का नुकसान। दूसरी तरफ कोटक भी करीब 5% टूटा। ITC मर्जर की खबर का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जो रेशो में आएगा वो मर्जर बोल रही हूँ, डी मर्जर की खबर, होटल वाला बिजनेस, उससे निराश होकर 4.5% ये स्टॉक फिसलता हुआ। और M&M में जो कल 6% का कट था, ओवर द वीक के परफॉर्मेंस को वो पूरी तरह से नेगेटिव ले जा रहा है।
वो स्टॉक भी करीब 3-3.5% नीचे इस पूरे हफ्ते। तो ये कुछ शेयर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी वीकली बेसिस पर रही। मिड कैप में आरईसी पीएफसी जैसे काउंटर्स, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर्स, जीएमआर एयरपोर्ट जैसे काउंटर्स में हमने देखा है काफी तगड़ा मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता वैसे अगर आप देखें मिड कैप कंपनियों के लिए काफी बेहतर था। एक चार्ट आप दिखाइएगा प्लीज थंगम ऑयल ज्वेलरी का, क्योंकि वो काउंटर लगातार इस पूरे हफ्ते तेजी में था और 52% के गेन्स इस पूरे हफ्ते सोमवार से आज फ्राइडे के सत्र में 52% तक के रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको कमा कर दिए हैं। आज अकेला ये करीब 11% चढ़ने में कामयाब था, लेकिन एक स्टॉक जहां पर हमने देखा है पिछले इस पूरे ट्रेडिंग हफ्ते में करीब 52% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। ये पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस का मूव आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किन स्टॉक्स में क्या एक्शन दरअसल देखने को मिला है। पहले तो इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर, डे लो से रिकवरी आई, वही एक पॉजिटिव है। भले ही आपको करीब 16 पॉइंट की गिरावट पर या फिर 19 पॉइंट की गिरावट पर मार्केट टिकता दिखाई दे, लेकिन 19600 के ऊपर 19640 के आसपास तक का क्लोज बन रहा है, जो ठीक है। निफ्टी बैंक में भी डे लो से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 45455 के आसपास ये जाकर टिकेगा। आधे % का दबाव, 221 अंकों का नुकसान। निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज प्रेशर था, करीब 250 पॉइंट का दबाव देखने को मिला है, लेकिन गौर करिएगा फार्मा इंडेक्स जो कल का आउट परफॉर्मर था, आज ये कितना प्ले दिखा पाया है। स्टॉक स्पेसिफिकली यहां पर एक्टिविटी जरूर बनती दिखाई दी, बहुत माइल्ड गेन्स फार्मा इंडेक्स में आज के दिन बनते दिखाई दिए हैं। तो ये सेक्टोरल स्थिति है, लेकिन कुछ काउंटर्स जिनमें सबसे ज्यादा तेजी दिखी, पावर स्टॉक्स। गौर करिएगा एनटीपीसी जिनके नंबर्स कल आएंगे, उसके बाद पावर ग्रिड जैसे ट्रेड्स, टाटा पावर जैसे ट्रेड्स, इन सब में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट हफ्ते के दौरान आरईसी पीएफसी भी अच्छे खासे गेन्स पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पावर कंपनियों में जमकर तेजी आज के दिन बनती दिखाई दी है। ये पीएफसी आरईसी ओवर द वीक अच्छे रहे, आज थोड़ा सा माइल्ड गेन देखने को मिला है। हालांकि आप हीट मैप पर ध्यान देंगे तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा कि कहां से वो ड्रैग साबित हुआ, और बैंकों में क्लियरली प्रेशर बनाया हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने यहां पर आज के दिन करीब 1.5% का नुकसान, उधर दबाव बनता दिखाई दिया। बजाज फिनसर्व में करीब हमने देखा है 2% का नॉक लगा, और टेक्नोलॉजी काउंटर्स में वीरू मेंशन कर रहे थे, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, टीसीएस जैसे स्टॉक्स हो, इन सब में हमने देखा है मंदी की पोजीशंस के साथ इस हफ्ते की क्लोज हो रही है। HCL टेक भी लूजिंग एंड पर ही रहा है आज। बैंकों में एचडीएफसी के साथ एक्सिस कमजोर, इंडसइंड बैंक में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन आखिरी आधे घंटे में कोशिश की थी आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी चाल को सुधारने की, लगभग आधे % के गेन्स पर हम जाकर टिक रहे हैं। तो आज की वॉलेटिलिटी के बीच और आज का जो नॉक लगा है उससे थोड़ा सा रिकवर करके हम 23 पॉइंट नीचे 19636 के आसपास निफ्टी को छोड़ जाएंगे। ये है फिलहाल इस हफ्ते का क्लोज मार्केट के लिए, और निफ्टी बैंक भी 45450 के हल्के से नीचे आपको दिख रहा है टिकता हुआ। चलिए फटाफट से आपके लेकर आते हैं सीधा सौदा में किस तरह के रिटर्न्स बने हैं आशीष और नीरज के मुकाबले के बीच। आशीष ने जेके लक्ष्मी पर एक मंदी का ट्रेड दिया था, तेजी में अनमोल, ग्रीन लैम्प थे, और मंदी में इनफैक्ट सुप्रीम पेट्रो भी था नंबर्स पर। नीरज ने एलजी बाला पर मंदी का ट्रेड लिया, श्याम मेटालिक्स पर मंदी का ट्रेड लिया, लेकिन अजंता फार्मा और आईआरएफसी वो तेजी की तरफ बनते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल, तो चलिए वीकेंड आ गया है और मंडे को फिर आपके साथ शामिल होंगे, और आज सीरीज़ का क्योंकि पहला दिन था तो आज का लो मार्क कर लीजिए और इस लो को सेव कर लीजिए। ये लो अगर ब्रीच हो मंडे को तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होगा, अगर नहीं तो ट्रेंड फिर पॉजिटिव, और आज का लो अब आपके लिए सैक्रोसैंक्ट। वीरू जी हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ना टूटे, समृद्धि का सूचकांक ऊपर जाए। सोमवार को इन्हीं सब कामनाओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी पैनल की। अनुज में, हर्षता, नीरज जी और आशीष 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद 7:57 पे मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।